नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वो घड़ी करीब आ गई है जब 2 बार साल में आप देखते हैं देश का मिजाज, मूड ऑफ द नेशन जिसे कहा जाता है। इंडिया टुडे हमारे मैगजीन का ये सबसे बड़ा बाय एनुअली ये सर्वे किया जाता है और उसके नंबर से सिर्फ ये जानने की कोशिश होती है कि देश का मिजाज आज क्या है, क्योंकि पिछले 6 महीने में बहुत कुछ हुआ है देश में। आपने देखा है जेनजी आंदोलन, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद भी महंगाई का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। जेनजी का कितना असर होगा, इसी पर लगातार 2 घंटे आज आप देखेंगे देश का मिजाज। और नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। तो जो 1.5 महीने में हुआ है उसका असर देश के मिजाज पर किस तरीके से पड़ा है और खासकर देश का जेनजी क्या सोचता है और देश की जनता क्या सोचती है, किसे मिलेंगे, कितनी सीटें मिलेगी अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो। लेकिन शुरुआत जहां पर हुई है वो पेपर लीक के बाद जिस तरीके से सरकार का रवैया उस पूरे मामले पर रहा, उसके बाद ये तैयारियां शुरू हुई। उसके बाद काफी प्रदर्शन भी देश में देखा गया। तो सरकारें होशियार होती जा रही है, सियासत सतर्क होती जा रही है और राष्ट्र की नौजवान पीढ़ी ने हालात में बदलाव की हुंकार भी बदलना शुरू कर दिया है। तो ये सर्वे जेनजी आंदोलन के बाद है और शायद इसीलिए इसका वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ जाता है। जो फाइनल पॉइंट्स है इस सर्वे के वो समझेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कौशिक डेका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि मैनेजिंग एडिटर है इंडिया टुडे मैगजीन में। उन्होंने बारीकियों को बहुत करीब से देखा है इस पूरे सर्वे के और समझा है। कौशिक को दिखा दीजिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आएंगे। लेकिन क्या कह रही है इस वक्त देश की राजनीतिक धड़कन, क्या सोच रही है देश की जनता, जानते हैं सर्वे में कितने जेनजी युवाओं को शामिल किया गया है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आज वहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस देश में जेनजी ने नए सिरे से एजेंडा तय किया है। तो ये एजेंडा जो तय किया है तो जाहिर सी बात है कि जेनजी इसमें क्या सोचते हैं वो सबसे बड़ी बातें होंगी। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम उसी से जुड़े सवाल लेना चाहिए और अभी आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है, कुछ सवालों की शुरुआत करते हैं। जो पहला सवाल जेनजी को पूछा गया था, मेरे ख्याल से उससे पहले मेथोडोलॉजी भी बतानी चाहिए कि किस तरीके से ये सर्वे किया गया था। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेथोडोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो कुल लोग हैं उनमें से 10 से 12 हजार के आसपास जेनजी को भी शामिल किया गया है। तो इस बार जेनजी से ही हम शुरुआत कर रहे हैं और जेनजी के ही सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे ही मेथोडोलॉजी के नंबर्स आ जाएंगे उसको फटाफट स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आइए शुरुआत करते हैं। अभी आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है, इस सवाल के जवाब में 53% लोग कह रहे हैं नौकरी, जॉब, शिक्षा 22% कह रहे हैं और रहन सहन का जो खर्चा है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इस वक्त है एक तरह से, वो 12% लोग कह रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य 4% कह रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चौथे नंबर पर जो युवा है उनका सामने आकर अपनी बात रखना बहुत मायने रखता है। लेकिन 53% यानी हर 2 में से 1 जो जेनजी है, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही समझिए क्योंकि 53% है, वो ये कह रहा है कि भाई नौकरी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही मुद्दा हमेशा जेनजी के दिमाग में छाया हुआ है। तो दूसरा सवाल जो पूछा गया था, देश में युवाओं को उपलब्ध मौके पर उनकी क्या राय है, जो ऑप्शन रखे गए थे उसके मुताबिक कठिन मेहनत और प्रतिभा मायने रखती है। 32% जेनजी ने कहा कि प्रतिभा और उसके साथ साथ मेहनत मायने रखती है कि अगर आपको यश मिलना है तो। पैसा, संपर्क मायने रखता है। 26% जेनजी ने कहा कि पैसा और संपर्क कहीं ना कहीं मायने रखता है। बहुत कम मौके उपलब्ध है आज की स्थिति में। 22% जेनजी कह रहे थे कि मौके उपलब्ध नहीं है, मौके घटते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मौके हैं लेकिन सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में ये मौके उपलब्ध है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी अपनी मेहनत पर, प्रतिभा पर जेनजी डिपेंडेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं। चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं। सबसे बड़ी रोजगार समस्या से किस सबसे बड़ी रोजगार समस्या से जूझ रहे हैं जवान, ये सवाल जब हमने पूछा तो बस 32% तो कह रहे हैं कि पर्याप्त नौकरी ही नहीं है। मतलब जो नौकरियां उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है पर्याप्त नौकरियां। उनमें से 18% कह रहे हैं कि वेतन बहुत कम है, लो सैलरी, डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं है, ये 17% कह रहे हैं। और सरकारी भर्ती धीमी है, 17%। अगर बिहार से लेकर झारखंड, झारखंड से लेकर दिल्ली, हर जगह सड़कों पर युवा निकले हैं
तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसमें सबसे ऊपर है इस बात का कि नौकरियों की कमी पर उनकी सबसे ज्यादा उनका वोट डल रहा है। उसके बाद से वो लगभग 18-17 के आसपास 3 बातें हैं। एक तो वेतन कम है, दूसरा वो कह रहे हैं कि सरकारी भर्ती बहुत धीमी है, भाई निकलती ही नहीं है सालों साल तक। आपने बिहार और झारखंड में देखा 5-5, 10-10 साल तक नौकरियां नहीं निकलती हैं वहां पर। उसके बाद से डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं है, मतलब अपनी डिग्री से नीचे की नौकरी लोगों को करनी पड़ रही है। ये उनकी सबसे बड़ी व्यथा है। हाल ही में नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था अंजना, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जिस तरीके से जो शिक्षा युवाओं को दी जा रही है वो नौकरी योग्य बनाने के लिए या रोजगार पाने के लिए उस शिक्षा का उपयोग उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। यानी ग्रेजुएट्स बड़ी संख्या में है लेकिन उसका उपयोग शिक्षा के लिए नौकरी के लिए नहीं हो पा रहा है। चौथा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में और जिसका थोड़ा गुस्सा या नाराजगी हमने जंतर मंतर और देश के अलग अलग इलाकों में भी देखी थी, युवाओं को रोजगार योग्य बनाने का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें केंद्र और राज्य सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। युवाओं को नौकरी देने के लिए सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये सरकार की है, ये मानने वाले 63% युवा ये मानते हैं कि वो जिम्मेदार है। स्कूल और विद्यालय कॉलेज जो पढ़ाते हैं 14%, निजी नियोक्ता 9% और आम लोग या परिवार 5%। यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की स्थिति में सरकार की युवा मानते हैं। और इसी के वजह से जब उनका गुस्सा फूटता है, फिर वो झारखंड हो, बिहार हो, जंतर मंतर हो या और कोई जगह हो, वो सरकार के खिलाफ निकलता है। तो केंद्र और राज्य दोनों की जवाबदेही जनता चाहती है, स्कूलों की स्थिति को लेकर, एग्जाम्स की स्थिति को लेकर। अगला सवाल जो हमने पूछा जेनजी से इस पूरे सर्वे में, साफ सुथरी प्रवेश भर्ती परीक्षाओं का कितना भरोसा आप करते हैं? मतलब कि भाई इस देश में प्रवेश भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो पारदर्शी तरीके से, वो विदाउट चीटिंग, वो विदाउट पेपर लीक करा पाएंगे? तो देखिए कितना भरोसा है। बहुत अधिक भरोसा वाले 14%। आप सोचिए, मतलब हर 10 में से लगभग 1.5 लोग मान रहे हैं, एक आदमी के करीब मान रहा है कि भाई हमको भरोसा है पूरा। काफी हद तक भरोसा वाले 9%, मतलब एक आदमी भी नहीं मान रहा 10 में। ज्यादा भरोसा नहीं है ये कहने वाले लगभग 3 लोग हर 10 व्यक्ति में, 27% है। वहीं बिल्कुल भरोसा नहीं है ये 4 लोग 10 में से कह रहे हैं, और पता नहीं वाले भी हैं। दिलचस्प है ये नंबर, क्योंकि वो भी आपको लगभग 10% दिख रहे हैं। यानी हर 10 में से एक व्यक्ति इसको लेकर अपनी राय नहीं रखना चाहता है। तो ये नंबर बहुत कुछ कह रहा है। ये बता रहा है कि लगभग हर 10 में से 4 व्यक्ति ये मानता है कि हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो 10 में से लगभग 7 लोग ये मान रहे हैं कि हमको फेयर एंड फ्री मतलब परीक्षाएं होंगी विदाउट पेपर लीक, उनको भरोसा ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि करीब 70% युवाओं को लगता है कि परीक्षा पद्धति पर उनको भरोसा नहीं रहा है। हाँ। यानी ज्यादा नहीं और बिल्कुल नहीं। अगर मिला दे हम तो कुल मिलाकर भरोसा 70% युवाओं को परीक्षा पद्धति पर नहीं है। अगला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुनिए, सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सूत्री परीक्षा पर वो है कि क्या साफ तरीके से, साफ ढंग से प्रवेश भर्ती हो। जी, वो 70% कहते हैं कि वो नहीं हो रहा। चलेगी परीक्षा, तो वही साफ सुथरी परीक्षा पर उनको भरोसा नहीं है। अगला लेकिन अगला सवाल, अभी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सोचता है युवा कि किस चीज पर युवाओं के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार 23%, यानी युवा चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं सुधारे, शिक्षा पद्धति वहां पर सुधारे। बुनियादी ढांचा और पूंजीगत खर्च 21% युवा चाहते हैं कि उस पर यानी कोर जो मुद्दे हैं उस पर सबसे ज्यादा सरकार का ध्यान होना चाहिए। सीधे परिवारों को मदद, जो आज की स्थिति में चुनाव जीतने के लिए एक आसान तरीका बन चुका है एक तरीके से। सीधे परिवारों को मदद 16% युवा कहते हैं कि हाँ, उससे हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। सबको बराबर प्राथमिकता 18% और टैक्स घटाना 8%, सामाजिक सद्भाव बढ़ाना 4%। यानी अभी भी युवाओं को लगता है कि सरकार की प्राथमिकता मुख्य रूप से मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर होनी चाहिए, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर होनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा। अगला सवाल, सीजेपी दबाव समूह बने रहना चाहता है, आप क्या कहेंगे? दबाव समूह ही बने रहे ऐसा 39% मान रहे हैं, और चुनाव लड़े ऐसा 26% मान रहे हैं।
और आखिरी सवाल इस जेनजी को लेकर, सीजेपी चुनाव लड़ी तो क्या आप वोट करेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप वोट करेंगे अगर कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी बनती है? हां कहने वाले 33% है, लेकिन नहीं कहने वाले भी 43% है। जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं, जिस तरीके से पहले सवाल का उन्होंने जवाब दिया, कि एक दबाव बनाने के लिए जो गुट है वो बनाकर सीजेपी वहां पर काम करे तो उसका ज्यादा असर किसी भी सरकार पर होगा, बजाय इसके कि वो राजनीति में उतरे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, तो वो चाहते हैं कि वो दबाव गुट बनकर वहां पर काम करे। सबसे दिलचस्प सवाल जो आया है उसकी टाइमिंग, सवाल की और सिद्धार्थ जी की टाइमिंग बड़ी अच्छी है। तो सिद्धार्थ जी, इस सवाल की तरफ गौर फरमाइएगा। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी को जेनजी टॉप पर रख रहा है और लगभग 22% लोग ये कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी, सबसे आप इसको राउंड अप कर दें तो 22.07 है, लगभग वो पहुंच जाता है 23% पर। महंगाई 18%, 7% किसान संकट को बड़ी समस्या बता रहे हैं, गरीबी को लगभग 5.5% के आसपास लोग, और वहीं भ्रष्टाचार की एंट्री हो चुकी है 4.6% के साथ। ये मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि आपने करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात की थी। ऐसे में अगर करप्शन जेनजी की नजर में बड़ा मुद्दा बन रहा है और एंट्री हो रही है उसकी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं महिला सुरक्षा को भी 4.3% यानी 4% के आसपास लोग करें। मुझे लगता है कि अब चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार सभी मेहमानों को दिखा दीजिए जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, इस वक्त इस देश की संसद में लगभग 40 सांसद हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से नीचे है, और 6 सांसद सिर्फ ऐसे हैं जो जेनजी हैं। और आप कहेंगे कि मैं भी जेनजी हूं, तो आपकी राय और लगता है इस जेनजी की राय अलग है, क्योंकि वो तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार के काम से नाखुश है। वो तो मान रहे हैं कि भाई नौकरी और नौकरी ना मिलना उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। सिद्धार्थ जी, नमस्ते अंजना जी, नमस्ते साहिल जी, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अंजना जी, मुझे नहीं लगता कि मेरी राय अलग है या देश की सरकार की राय अलग है। सबकी राय एक समान है। हमारी सरकार इस वादे के साथ 2014 से खड़ी है कि देश में भ्रष्टाचार न्यूनतम होना चाहिए, देश में ढांचीगत व्यवस्थाएं ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, देश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, देश में रोजगार के जो अवसर हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिए, और उसी पर हम काम कर रहे हैं शुरुआत से। अगर किसी भी युवा को लगता है कि अगर इन चीजों पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए, ये नकारात्मक कहां से हुआ? मैं तो इसको नकारात्मक मानता ही नहीं। अगर युवा को लग रहा है कि शिक्षा पर आपका ध्यान जाना चाहिए, अगर रोजगार पर आपका ध्यान जाना चाहिए, सरकार ध्यान लेकर के जा रही है, इसीलिए ध्यान जा रहा है। सरकार उन चीजों को बेहतर कर पाई है, इसीलिए चीज हो पाई है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमने इस देश के अंदर, जिसका सीजेपी ने नेतृत्व किया, या जंतर मंतर पर देश का शिक्षा व्यवस्था या नीट के एग्जामिनेशन को देख करके आंदोलन देखा। आप 2014 पे सोचिए, देश में नीट की सीटें होती थी 50,000। 50,000 ही डॉक्टर हर साल बनते थे। वो हमारी सरकार ने ढांचागत व्यवस्था डबल से भी ज्यादा कर दिए और 1,38,000 नीट की सीटें हुई। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे देश में, वो 400 से कम थे, वो 1000 पे लगभग हमने पहुंचा दिए। ये अवसर इतने बढ़ पाए, तभी आज नीट का पेपर लीक, उसमें और बेहतरी क्या हो सकती है, उस पर युवा कह रहे हैं। नहीं तो मुद्दा कुछ और होता। मुद्दा होता साहिल जी, अगर आपका सर्वे होता तो मुद्दा ये होता, क्या नीट की सीटें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? वो हमने सॉल्व किया, नहीं, तभी तो बात दूसरी हो रही है। मुद्दा आप दूसरी तरीके से भी देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो बताई गई है कि युवाओं को रोजगार बनाने की जिम्मेदारी किसकी है आखिरकार? राज्य सरकार, केंद्र सरकार की। यानी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार यह नहीं कह सकती कि किसी ने अपना एक छोटा सा धंधा खोल लिया है तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है। यह नहीं हो सकता, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल साफ तरीके से बताई गई है कि किस तरीके से आज की स्थिति में जो शिक्षा दी जाती है युवाओं को, वो नाकाफी है नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए। और कहीं ना कहीं विदेशों के मुकाबले हम पिछड़ रहे हैं उस मामले में। देखिए, आप सिर्फ 8.5% युवाओं को नौकरी उसके वजह से मिल पा रही है। सरकार की जिम्मेदारी साहिल जी, 2020 और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। जब 2020 के अंदर सरकार नई देश की शिक्षा नीति लेकर के आई थी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया था, अगर आप उसके विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, उसमें एक लाइन थी कि हमको देश के युवा को केवल एजुकेटेड नहीं, उसको एम्प्लॉयबल भी बनाना। 2025 में वो लागू होनी थी, वो 2026 में उसके रिजल्ट्स चाहिए थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। नहीं, उस पे मैं वही, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो फेज्ड मैनर में लागू होनी थी। उसके काफी फेजेस लागू हो चुके। उसका लास्ट फेज 2032 लगा। वो देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है,
वो फेज्ड मैनर में लागू होनी है। उसके विजन डॉक्यूमेंट में उसका फेजेस लिखे हुए हैं कि 2030 तक क्या लागू होगा। पर मैं आपको जो बोल रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। अगर हमारे देश में हम एक शिक्षा नीति लेकर के आए, जो गैप था कि हमारे देश के युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाना, उनको वो उस प्रकार की अप्रेंटिसशिप देना, उनको उस प्रकार के अवसर देना कि वो एजुकेटेड के साथ साथ एम्प्लॉयबल बन सके, तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ला पाए। में कितने लोगों को इंटर्नशिप वाले स्कीम में अभी काम पर लगाया गया है या इंटर्नशिप हो रही है? क्या आपके पास डेटा है? हाँ अंजना जी, जो हमारी अपेक्षा है शायद उससे कम, पर भारत या किसी भी देश के लिए इस स्तर पर लाया हुआ इतना विजनरी एक इंटर्नशिप कार्यक्रम, उसको देश के धरातल तक पहुंचाने का जो ड्यू समय है वो हमको लगाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें देखिए, हम जिस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश का युवा वो स्कूली एजुकेशन में क्या प्राप्त कर रहा है, फिर वो कॉलेज में जा रहा है तो वो क्या प्राप्त कर रहा है, उसके बाद वो कॉलेज से निकल रहा है वो कितना एम्प्लॉयबल है, और इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड है, वो ला सकता है कि नहीं ला सकता। ठीक है, कौशिक, सबसे बड़ा टेकअवे आपकी नजर में क्या है? उसके बाद से कांग्रेस पार्टी से भी एक रिएक्शन लेंगे, क्योंकि ये जेनजी को रिलेटेड है, मौजूदा सरकार को रिलेटेड है। सबसे बड़ा टेकअवे आपको क्या दिख रहा है? अगर पूरे सर्वे को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली देखूं तो देश में गुस्सा है सरकार के प्रति, एक तरह का गुस्सा है। और मैं सिर्फ जेनजी की बात नहीं करूंगा, ऑल एज ग्रुप्स में गुस्सा है, डिस्कंटेंट है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस डिस्कंटेंट की वजह से लोग इस सरकार से हटके किसी दूसरे पार्टी की तरफ जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए अभी वो सब रिवील मत कीजिए, वो सब आएंगे, वो रिवील मत कीजिए, क्योंकि अपने दर्शकों को भी बता दें कि 6 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो क्या वोट परसेंटेज रहेगा पार्टीज का और क्या सीट्स मिलेगी पार्टीज को। बट जेनजी का मूड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जेनजी का मूड मैं कह रहा हूं, मैं डिसइल्यूजनमेंट है। हाँ। लेकिन लोग तलाश कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। एक तरह से देखा जाए तो ये गुस्सा एक तरह का इम्पेशंस है। मे बी इस सरकार से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है, तो 12 साल हो गए, डिलीवरेंस के नाम पे थोड़ा इम्पेशंस बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम पुराने बातों के साथ कंपेयर करेंगे, मनमोहन सिंह के 10 साल के बाद कैसा हुआ था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार बेहतरीन स्थिति में है। कौशिक, लेकिन ये बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना एक जल्दी से मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात का जिक्र हमेशा करते हैं और सिद्धार्थ भी कई बार हमारी चर्चा में आते हैं, और किसी भी आंकड़ों पे नजर डाले तो हमेशा इस बात को लेकर नाराजगी होती है। एक तो बेरोजगारी और महंगाई, उस बात ये हमेशा टॉप 3 में हमको दिखाई देते हैं। मैं जितने सालों तो क्या ये हम मानकर, हाँ मतलब क्या ये हम मानकर चले कि ये तो आम बात है, या सचमुच में इस बार कुछ अलग है? क्योंकि ये आम बात की चक्कर में ही 2014 में ये स्लोगन चल गई थी कि बहुत हो गई महंगाई की बार, इस बार लाएंगे मोदी सरकार। जब से मैंने एमओटीएन सर्वे को देखा है तब से ये अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ये दोनों हमेशा ही टॉप में रहते हैं। इनके इंटेंसिटी कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। तो और जो जेनजी की बात करें, सिर्फ जेनजी ही क्यों, जो युवा है, आप जिस जमाने में युवा थे, मैं था, हम भी जो भी सरकार होते हैं उनके तरफ गुस्सा ही होते हैं। और ये भी समझना पड़ेगा कि ये 12 साल की सरकार ये युवाओं ने देखा है, सिर्फ मोदी सरकार ही देखा है, उनको पुराने कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है। तो जो भी कंपैरिजन करेंगे वो जो मिला हुआ है उसके साथ कितनी बेहतरी हो रही है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें सिर्फ एक नंबर लेके या अगस्त 2026 के नंबर लेके ही उनके पास कंपैरिजन करने के लिए पिछला मॉडल नहीं रख सकते, पिछला मॉडल नहीं, 20 साल पहले 25 साल पहले। लेकिन ये है कि लेकिन 97 to 12 है ना भाई, तो आप देख लीजिए कि उन्होंने कितना देखा, क्या उनकी उम्र है? वो बिल्कुल ठीक बात है। 2014 में से तो आप ही क्यों सरकार वो बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए क्या इस एनालिसिस की ईमानदारी इसमें नहीं होगी कि हम इस नंबर के साथ वो नंबर भी दें कि 14 में क्या था वो नंबर और आज क्या है नंबर। फॉर एग्जाम्पल, डबल डिजिट की इन्फ्लेशन 12 साल में गई ही नहीं। और 12 साल वो डबल डिजिट की इन्फ्लेशन और सिंगल डिजिट का ग्रोथ रेट वो 2013-14 में था। आप मानेंगे नहीं, मैं कॉलेज में एंटर किया था, होपलेस सोसाइटी, फ्रेजाइल 5 इंडियन इकोनॉमी अखबार में छपा था, हेडलाइन। नहीं है वो सिचुएशन। वी आर फैंटास्टिक 5 इकोनॉमी। हमने 10 साल के अंदर 10वें पायदान से 5वें पायदान पे देश को ले आए। 2004 से 14 मैं भी नहीं था, मेरे को नहीं ध्यान होगा। साइज ऑफ द इकोनॉमी बात कर रहे हैं तो 2004 में 0.7 बिलियन की इकोनॉमी थी, जो 2014 तक 2.7 तक हो गई। आप उसका परसेंटेज निकालिए कितना हुआ। नहीं ठीक है, ये सब पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स है। बट अभी हम जेनजी डिस्कस कर रहे हैं, आप इकोनॉमी पर ले जा रहे हैं, अभी इकोनॉमी पर भी आएंगे। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। 2 बातें हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एक है नौकरियों की बात, वो आपके इकोनॉमी का क्या साइज है उससे नहीं मैटर करता है। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि जो नौकरियां हैं वहां पर सैलरी ठीक नहीं है।
वहां पर आ जाता है पर कैपिटा इनकम। ये ही तो आपके चैलेंजेस है ना सिद्धार्थ जी, ये दो चैलेंजेस जल्दी से पूरा करें, फिर गुप्ता जी बहुत देर से। देखिए अंजना जी, आई टोटली एग्री, एंड मैं इसमें आपको अपना एक एनालिसिस और जोड़ता हूं। 90s के दशक में जो भारत का पॉपुलेशन सर्ज था वो उसके बाद से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे गया। इसका मतलब यह है कि लेटर 90s में जो पॉपुलेशन, जो बच्चे पैदा हुए थे, वो हमारा एक पीक थी। अब वो आज जिसको हम एम्प्लॉयबल जनरेशन कह रहे हैं, वो पीक आज एम्प्लॉयबल जनरेशन के मुकाम पर पहुंची है। कॉलेजेस से बाहर निकली है, उसको अवसर चाहिए। इसी साथ में हम दुनिया में एआई का ट्रेंड्स देख रहे हैं, दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक सर्ज देख रहे हैं बहुत बड़ा, नौकरियों का जो शिफ्ट हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, उसको देख रहे हैं, सेक्टर्स में जो बदलाव हुआ है उसको देख रहे हैं। दिस इज अ ग्लोबल चैलेंज, बट हाउ इंडिया इज ब्यूटीफुली डूइंग इट, वंडरफुली डूइंग इट, इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। आप समझ रहे हैं? सिद्धार्थ जी एक बार फिर टोक रही है, आपको टिपिंग पॉइंट समझ में आ रहा है? टिपिंग पॉइंट है पेपर लीक। नहीं, मेरे भाई को कौशिक, अगर इतने सारे बच्चों का विरोध हुआ, सड़कों पर निकले, तो वो पेपर लीक के खिलाफ निकले ना। एग्जाम क्यों नहीं करा पा रहे हैं हम? ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए अंजना जी, मेरे को लगता है टिपिंग पॉइंट मैं बहुत नहीं मानूंगा, बिकॉज इट इज, ये एक सेंसेशनलाइज करके मेरे को सुनने में ठीक लगेगा। टिपिंग पॉइंट, अगर युवा आज आईआईटीज में पढ़ रहा है, अगर पहले जितने एम्स, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं, नीट का पेपर लीक हुआ, जितने 60 साल में एम्स बने उसके डबल एम्स बन गए 10 साल में, तो जो नए वाले एम्स में बच्चा पढ़ रहा है उसको पेपर लीक से तो आपत्ति है, पर वो ये भी जानता है कि मेरा एडमिशन इसीलिए हुआ क्योंकि ये नया एम्स बना। आप सोचिए अगर ये नया एम्स नहीं होता तो मैं कहां पढ़ता। लेकिन उस डबल आईआईटीज, डबल आईएम्स, लेकिन उस आईआईटी से जब वो बाहर निकलता है, नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 55,000 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पिछले साल भर में 1.86 करोड़ एप्लीकेशंस आए, यानी हर जॉब के लिए 350 से ज्यादा करीब। एंड दैट इज, ये आंकड़ा क्या है? एंड दैट इज करेक्ट साइड। ये डरावना आंकड़ा नहीं मानते हैं। नहीं, ये बिल्कुल डरावना नहीं है। नहीं, ये मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं हमको युवा को रोजगार देने वाला बनाना पड़ेगा। When we are the youngest country in the world, 65% आबादी हमारी 35 साल से नीचे है। अगर वो जॉब सीकर रहेगी, कोई सरकार और कोई सरकारी नौकरी पूर्ति नहीं कर सकती। We have to develop the private sector. We have to make them job givers. We have to make an ecosystem. जल्दी से दिखा दीजिए हमने जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया, समझ गए, लेकिन आपके पॉइंट में गलती है कि इंस्टीट्यूशन बढ़ाए गए हैं, एम्स भी बढ़ गए हैं, लोग मानते हैं कि केंद्र और राज्य सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक बार दिखा दीजिए 4 नंबर का ग्राफिक्स दिखाइए। ये है ना, ये आपकी समस्या है। कौशिक फिनिश कीजिए, गुप्ता जी के पास जाए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आईआईटी भी बढ़ गए हैं, एम्स भी बढ़ गए हैं, लेकिन क्या उनमें प्रोफेसर्स है, क्या उनमें सारे सुविधाएं हैं? कि जैसे आपने शिक्षा नीति की जिक्र किया, वहाँ पे ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या ढांचा जो स्ट्रक्चर बनाने से ही नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षक की। क्या हमें उतने शिक्षक है क्या? ट्रेन शिक्षक है क्या? अनुभव है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, ये सर्वे में भी कहा गया है। हाँ। हरिशंकर गुप्ता जी, के साथ साथ मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी फोकस होना चाहिए, और पेपर लीक उसी समस्या का एक हिस्सा है। हरिशंकर जी, आपको अभी माकूल पिच मिल रहा है क्योंकि जेन जी पर सवाल है और वहां पर सारा का सारा गुस्सा जो है वो बीजेपी की तरफ है, सरकार की तरफ है। 63% मानते हैं केंद्र राज्य सब जिम्मेदार हैं, लेकिन राज्यों में भी है। अभी 4 राज्यों में मुझे लगता है आपकी सरकार है, और 1-2 जगह पर अलायंस में आपकी सरकार है इस वक्त देश में। ये उम्मीदें तो आप लोगों से भी हैं उन राज्यों में। झारखंड में भी हमने आंदोलन देखा। बोलिए गुप्ता जी। अंजना जी, पहले तो मैं जो सर्वे के बारे में आपने बताया है जी, विस्तार से बताया है, और सर्वे को देख के अगर मैं टिप्पणी करना चाहूं तो यह कि साहिल जी ने कहा कि 70% जो देश का छात्र है, देश का नौजवान है, वो शिक्षा प्रणाली में विश्वास नहीं रखता है। साफ सुथरी शिक्षा परीक्षा व्यवस्था 70%। एंट्रेंस 70% की जब बात करते हैं तो मैं एंट्रेंस एग्जाम, फिर से इसको साफ कर दे सर। इसको शिक्षा पद्धति पर विश्वास नहीं है मत बोलिए, इसको शिक्षा की व्यवस्था पर सवाल। उनको साफ सुथरे एग्जाम्स को लेकर परीक्षा पद्धति जैसा आप समझे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये जैसा नहीं सवाल कि 70% जो आज का नौजवान छात्र जो है, जो पढ़ाई करके निकलता है या पढ़ाई करना चाहता है, एग्जाम देता है, उसको आज के व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। ये आज के आपके सर्वे का क्रक्स है और सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद अगर मैं इसको समअप करना चाहूं सारी चीजों को, तो ये है कि हम लोग पुराने समय में ना जाएं, 14 साल में क्या हुआ उस पर बात करें, और 14 साल पहले 1947 से लेकर 2014 तक देश कहां था और कहां तक पहुंचा उसको भी समझने की जरूरत है। कि हमारे साथ सिद्धार्थ जी बैठे हुए, उन्होंने कहा है कि 14 साल में क्या हुआ, डबल नीट की सीटें हो गई हैं,
एम्स बढ़ गए हैं, ये तमाम चीजें हो गई है, ये बातें अब बहुत पुरानी घिसी पटी हो गई है। आपके आज का जो मुद्दा है उसमें हम बात करें। आज का जो समग्र विषय ये है, जो लोगों के सामने सबसे बड़े मुद्दे वो ये हैं, एक तो युवा, एक बचत और एक न्याय। जब युवा की बात करते हैं जो जनजी उसमें आ गया, और बचत की बात करते हैं और जेब की बात करते हैं तो महिलाओं की जो जेब है उसको देखना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि जब न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सर आपने सवाल सुना था मेरा? नहीं, सुन लिया हम जरा युवाओं पर सवाल पे अब आइए। तो अब मैं सवाल सुन लिया, तो आपने सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आपके सवाल का तो मुख्य रूप से जवाब मैंने दे दिया कि 70% जनजी के ऊपर बात तो कर ही रहा हूं। तो आपके राज्य भी हैं, 4 राज्य हैं जहां आपकी सरकार नहीं, 4 राज्य की बात भी मैं केंद्र करूंगा। और राज्य दोनों जगहों पर जनता मानती है कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है। नहीं, 4 राज्य को, 4 राज्यों को पूरे केंद्र से कंपेयर ना करो, 4 राज्य को बाकी स्टेट जो 27-28 स्टेट से उनसे कंपेयर ना करो। आप उसको बराबर करके देखेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कोई नतीजा नहीं निकलेगा। झारखंड में अगर परीक्षा बहाली में दिक्कत हो तो आप पे पट्टी बांध ले। देखिए, मूड ऑफ द नेशन की हम बात करें तो मूड ऑफ द नेशन मैंने बता दिया आपको कि युवा, वो तो हम बताएंगे ना सर, आप नहीं बताइएगा। हरिशंकर जी, 3 मुख्य चीजें हैं। हरिशंकर जी, एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं इसमें। देखिए, आप ठीक है, आप जैसे अंजना ने कहा कि आपको देखिए प्लेट पर बहुत कुछ मिला हुआ है, जेंजी में गुस्सा दिखता है, लेकिन फायदा आपको होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। 6 बजे बताएंगे। नहीं, इसमें भी एक सवाल है। देखिए, सीजेपी नया एंट्रेंट है, सीजेपी नया एंट्रेंट है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनी है, लेकिन जेंजी कहते हैं कि अगर वो चुनाव में उतरेंगे तो 33% जेंजी कहते हैं कि उनको वोट डालेंगे। यानी छात्रों की गूंज किसी और की पहुंच रही है। नहीं तो अभी तो कहां हम पहुंचे इस बात पे। अगर मैं विषय से भटक के बात करूंगा तो अंजना जी टोकेंगे बीच में कि मैंने विषय सवाल ही पूछा था। धन्यवाद ये जानने के लिए। और आप नए सवाल तो मैंने दूसरा किया था, जवाब किसी और को दे रहे हैं। आप पहली बार आए हैं और आपका बहुत स्वागत है गुप्ता जी। तो बात कहीं और पहुंच जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा है गुप्ता जी, आपने एकदम इतनी अच्छी बात कह दी ना। ये सारे जो है ना पुराने, कोई सवाल का जवाब नहीं देता, अपनी बात रट के आते वही बोलते हैं। नहीं, तो मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं। नई प्रथा शुरू कीजिए। आपने जो दिखाया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने जो दिखाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। झारखंड के बच्चों की दिक्कत, गुप्ता जी नए हो गए तो कमाल हो गया। तो फिर मैं जो आपने जो सर्वे जेंजी कार्ड ना खेले यहाँ पर, आप जेंजी कार्ड ना खेले। सर्वे जो दिखाया है अंजना जी, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। सुधा जी, एक सेकंड, ये जो आपने कहा कि पेपर लीक इज द टिपिंग पॉइंट, ये आप सेंसेशनलाइज कर रही हैं। ग्राफिक्स नंबर 5 दिखाइए, जो नीचे भी चल रहा है सर। 40% हमको परीक्षा जो है साफ सुथरी प्रवेश भर्ती परीक्षाओं पर 40% कह रहे हैं बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। ज्यादा भरोसा नहीं है कहने वाले 27%। जोड़ लीजिए कितने हुए? 67। काफी हद तक है 9% कहने वाले, और बहुत अधिक हमको तो भरोसा है, ये 14% सिर्फ कहने वाले हैं। तो अगर 67%, पता नहीं वाले भी 10% है, 67% कह रहे हैं हमको भरोसा नहीं है, ये आपकी सरकार पर, ये तो मतलब ये सरकार पर सबसे बड़ा वो है ना। देखिए अंजना जी, स्वाभाविक बात है, अगर पेपर लीक, कोई बड़ा पेपर लीक हो जाएगा और वो छात्रों के लिए एक इमोशनल इशू भी है, 67 का 70 भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। पर क्या हमारी व्यवस्था यही है? क्या हमारी व्यवस्था पेपर लीक है? मतलब मैं आपसे लार्जर इश्यूज पर बात करना चाहता हूं। मैं 2 चीजें बोलता हूं आपको। सबसे पहले तो अभी बोला गया कि और कुछ बात मत करिए, केवल इस पे बात करिए। हम स्कूल से शुरू करते हैं। 68% स्कूल्स देश के अंदर, 70% स्कूल्स वो राज्यों द्वारा ही संचालित है। एडेड को छोड़ दीजिए, केंद्र तो केवल 0.15% स्कूलों को चलाता है। राज्य के स्कूलों में क्या हालत है आज? तो कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। अरे मैं उत्तर दे रहा हूं सर, आप सुनिए। केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप सुनेंगे तब समझेंगे। मैं आज अगर कांग्रेस इस बात को समझे कि जितना आंकड़ा दिख रहा है, या इस आंकड़े में से हम अच्छा गप कड़वा कड़वा थू कर दें और हमारे लिए कुछ नहीं हो। कर्नाटक के अंदर 24,000 टीचर्स की वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। कर्नाटक में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, 10 सेकंड दीजिएगा, वो स्टूडेंट नहीं। तेलंगाना, अब 1000 स्कूल्स हिमाचल ने, कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिए। हिमाचल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो जेंजी नहीं, वो वृद्धावस्था में है। प्राथमिक शिक्षा के हर जगह पे वही हाल है। तेलंगाना में जो स्कूल चल रहे हैं, और इसीलिए हर जगह, उत्तर प्रदेश में कितने बंद कर दिए वो भी बता दीजिए। हर जगह वही आइए ना, मैं वही बता रहा हूं। मैं वही उत्तर प्रदेश में कितने बंद, ये बताइए। मैं वही बता रहा हूं। नहीं बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश में कितने बंद किए करके अच्छा उत्तर प्रदेश में हर बेकार की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, लड़ने थोड़ी आए हैं, लड़ने नहीं, आप बात की आप क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? एक शब्द बोला मैं, उत्तर प्रदेश में कितने बंद किए वो बता दीजिए। आप जब बोलेंगे मैं आपसे
आपसे तेज बोल सकता हूं, उम्र भी कम है, पर ऐसा नहीं करिए। नहीं, उम्र तो मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितनी मत करिए। मैं बिल्कुल नहीं बोला था। मेरा कहना यह है अंजना जी कि आज देश में बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के मूलभूत ढांचे पर बात हो रही है, और हमारी सरकार शुरुआत से इसी ढांचे को सुदृढ़ कर रही है। लेकिन सिद्धार्थ, यहां पर सवाल यह होता है, जो अंजना ने सवाल पूछा उसको मैं एक स्टेप आगे लेके जाता हूं। देखिए, आपकी सरकार ने कहा कि देखिए पेपर लीक बहुत होता है, इसीलिए हम एक नेशनल एजेंसी लेकर आएंगे, ठीक है, यूनिफाइड तरीके से हम एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, और इसीलिए एनटीए का गठन हुआ और उसके बाद एनटीए के जरिए परीक्षाएं लेना शुरू हो गया। आपने एक अच्छी पहल की, लोगों को आपने भरोसा दिलाया कि देखिए एनटीए के जरिए पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन आज जो सर्वे दिख रहा है उसमें जो नंबर्स जो अभी हम चला रहे हैं, 67% अभी भी छात्र ये समझते हैं या युवा ये समझते हैं कि जो परीक्षा पद्धति है वो ठीक नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ये फर्क है और इसीलिए सवाल उठा। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज है साहिल जी। 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला संज्ञान में आया और सरकार भी वहां मौजूद थी, जिसके बाद एनटीए के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कही गई, तब भी सरकार की मंशा यह थी कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी प्रकार का पेपर लीक ना हो। अगर उसमें लूप होल्स निकले, सरकार ने एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशंस को माना। आज सरकार ने देश का सबसे मजबूत पेपर लीक कानून बनाया, फिर एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाई, नंदन नीलकणी जी जैसे एक्सपर्ट्स उसमें डाले। मंशा क्या है? मंशा यही है कि पेपर लीक नहीं हो, मंशा यही है कि शुचिता परीक्षाओं की बनी रहे। अगर सरकार 16 में रिफॉर्म कर सकती है, सरकार 26 में भी रिफॉर्म कर सकती है। मैं मानता हूं साहिल जी, जितने आंकड़े हैं ये अपेक्षा हम पर दिखाते हैं, और अपेक्षा उसी से होती है जो करके दिखा सकता है। और ये सिर्फ आपसे नहीं, खरा उतरेंगे, ये सिर्फ आपसे नहीं, हम इनके लिए जहां पर हरिशंकर जी की पार्टी की सरकार है वहां पर भी वही अपेक्षा है, पर वहां तो नौकरी की व्यवस्था करिए। वहां चर्चा ही नहीं है। कर्नाटक हो, झारखंड हो, तेवर, मैं आप 10 हिमाचल प्रदेश हो, सब जगह पे यही है। ये तेवर और ये चर्चा ना झारखंड में है, ना कर्नाटक में, ना तेलंगाना में, ना हिमाचल में, कहीं नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये सारे तेवर, ये सारी चर्चा वही है जहां भाजपा शासन में, क्योंकि अपेक्षा भाजपा से भाजपा अगर 2/3 जगह पर, भाजपा अगर 2/3 जगह पे अगर सरकार चलाएगी तो आपसे हम तैयार हैं। डबल इंजन की बात होगी तो पूछा ही जाएगा। साहिल जी, मैं कह रहा हूं हम 1/3 हो चाहे 2/3 हो, हम तैयार हैं। अपेक्षा हमसे है, पर छात्र वहां भी है, वो वृद्ध नहीं होगा। इतना ही मेरा निवेदन है। आपका बात खत्म होगी तो मैं कहूं? बिल्कुल हो गई सर। अब थोड़ी थोड़ी आपकी दवाई दूं अगर आप कहो तो। नहीं, जरूर दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप सही हैं, मैं बहुत पुराना। नहीं, मैं छोड़ दूं। अभी चलिए, आपने उल्टा कर दिया। बोलिए, जल्दी बोलिए गुप्ता जी। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अब आप विषय से हटके अगर आप दूसरी लीपापोती में लगेंगे तो उसके लिए कहना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आपने पैलेट गन चलवा दी, लड़कियों के कपड़े फड़वा दिए, डंडा चलवा दिया। झारखंड में तो जाके बात इसका शिक्षा व्यवस्था का क्या लेना देना? आप रुक जाइए, क्यों नहीं? आपने तो कह दिया, आपने झारखंड की बात करी ना, तो जब जवाब दे रहे झारखंड की बात करी आपने, आप संसद से क्यों? आप झारखंड की बात करी ना आपने, आपके नेता पैलेट गन नहीं चलवाई कि वो भाग गए? आपने पैलेट गन नहीं चलवाई, संसद के अंदर लाठियां नहीं चलवाई, लड़कियों के कपड़े नहीं फटे। हमने तो नहीं, हम तो चर्चा कर रहे थे। किसके ऑर्डर से होता है? क्यों भागे? होम मिनिस्टर के ऑर्डर से होता है, कानून बना हुआ है। आप बताएंगे? पुलिस का एक्शन तो होम मिनिस्टर के ऑर्डर बताएगा। राहुल गांधी उनके बीच में थे, राहुल गांधी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। अरे राहुल गांधी संसद में क्यों बैठे? संसद में राहुल गांधी ने झारखंड का मामला सुलझाया। सर क्या सुलझाया? क्या किया? मुख्यमंत्री से लेकर बात करके झारखंड का मामला सुलझाया। क्या सुलझाया? आप तो कहेंगे ये, बताइए ना, झारखंड में क्या आप सुलझाया? यही कहेंगे कि नहीं सुलझाया। मैं सुनना चाह रहा हूं, क्या सुलझाया? आपसे कितना दूरी है पार्लियामेंट से? हरिशंकर क्या जी, सुलझाया? झारखंड में क्या एक सुलझाया? एक मिनट, पार्लियामेंट से कितना दूरी है? झारखंड में क्या सुलझाया? जहां सरकार में वहां चिट्ठी लिख दी, वाह भाई वाह, सुलझा दिया। चिट्ठी लिखी, हरिशंकर जी, फोन किया, सुलझा दीजिए। मैं आपको खींच के मुद्दे पर लेके आता हूं। देखिए, जो बात उनसे पूछी गई वही बात आपसे भी पूछी जा सकती है, क्योंकि छात्र आज की स्थिति में आकर बिल्कुल है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी सरकार, किसी की भी हो, राज्य हो या केंद्र हो, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार, बुनियादी ढांचा और पूंजीगत खर्च पे ज्यादा ध्यान दे। ये नहीं होगा हिमाचल प्रदेश की तरह कि जहां पर आज की स्थिति में सरकार ये कहने की कोशिश करिए कि हम अधिकारी कम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है इस पर खर्चा करने के लिए। पेट्रोल में ऑर्फन और विडो सेस लगा देते हैं। हाँ। गुप्ता जी, बुनियादी ढांचा था वो। हाँ। जवाब दीजिए ना। ऐसा है, अच्छा लगा सवाल, जवाब नहीं देंगे पर मैं तो बोला ही नहीं। अरे बोल जवाब दीजिए, आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हो जाइए। जवाब दीजिए ना। बोले बोले। देखिए, ऐसा है, हिमाचल की बात मत करिए खाली आप। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, उदाहरण। हिमाचल की बात मत करिए, पूरे देश की हालत ये है। आज पूरे पेट्रोल में इथेनॉल जो मिलाया जा रहा है वो हिमाचल में अकेले में मिलाया जा रहा है क्या? अरे आज चीनी के दाम बढ़ गए, गन्ना खत्म हो गया है, वो हिमाचल में खत्म हो गया है। दाम बढ़ा दिया, वो बता आप अकेले हिमाचल की बात मत करें।
हिमाचल एक हिल स्टेट है, वहां की अपनी अलग परेशानी है, अलग मजबूरियां हैं। आप बाकी पूरे देश की बात करें ना, खाली केंद्र में क्या हिमाचल में क्या केंद्र की सरकार है? से ही भाग रहे हैं, मतलब भागने की क्या बात है? आप ना झारखंड पर जवाब दे रहे हैं ना हिमाचल पर, कभी आप यहाँ पूछते हैं कभी वहां पहुंचते हैं। आप झारखंड पर हिमाचल पर बात कर रहे हैं, बाकी बात अरे उनसे पूछा ना बाकी राज्यों पर। कहां बोला उन्होंने? आप उनको कहिए ना, आप कहिए ना कहां बोला उन्होंने? आप उत्तर प्रदेश में कहां बोला उन्होंने? अरे ठीक है, ऐसा आपसे नहीं आपने पूछेंगे, बिहार में आराम कहां से बोला उन्होंने? बिहार में जो हालत हुई जो नाराज कांग्रेस वाले हैं, सवाल पूछे, देखिए ऐसा है, आप हिमाचल में तो मेरे से सवाल कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स में उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। एक बात ठीक के है, लिए आप आराम से नहीं, ठीक है, एक बात के लिए ना आपको भी समझना चाहिए, जो सवाल इसमें पूछा गया था, क्योंकि बाकी 3 सवाल भी हमारे पास है, उस पर भी हमें जाना है, क्योंकि वो आपसे जुड़े सवाल है खास करके। लेकिन जो मैंने ओरिजिनल सवाल पूछा था, देखिए मुद्दे तो आपके पास बहुत है, ये भी बात ठीक है कि आज की स्थिति में डबल इंजन की सरकार बहुत जगह पे चल रही है, लेकिन सीजेपी अगर राजनीतिक पार्टी बनती है तो वो कहते हैं 33% युवा कहते हैं कि हम उनको वोट डालेंगे। इसमें मेरे ये विपक्ष की फेलियर नहीं है। नहीं, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, आपकी होनी ये चाहिए। आपका संशय हो सकता है, आपका सर्वे हो सकता है, आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि वो राजनीतिक पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी किसको पता है इस बात का? क्या इसका मतलब बना है? किसी सवाल कुछ पर डेटा ले रहे हो, कुछ डेटा फेंक रहे हो। नहीं, फेंकने की क्या बात है? आपने सर्वे में बता दिया 33% लोग कह रहे हैं कि उनको वोट देंगे। ये आपका अपने ख्याल हो सकता है। अच्छा है, आपने बताया ये तरीका भी अवेलेबल था, मैं भी यही कहता, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, आप मेरे से कुछ भी पूछिए, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैं कांग्रेस की तरह हो जाता हूं, आसान काम है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। यही वजह थी क्या कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर नहीं के गए? दिमाग पर, उनकी तैयारी पर मैं क्या कह सकता हूँ? यही वजह थी क्या कि राहुल जी जंतर मंतर नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि आने वाले और राजनीतिक पार्टी ना बन जाए। आपका बयान बिल्कुल गलत है। राहुल पूछ रही गांधी ने बयान नहीं दे रही हूँ, बयान तो आप आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, 1 मिनट दे दीजिए मेरे को, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही वहां पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, फर्स्ट डे से ही, और यह कहा गया कि निष्पक्ष आंदोलन है, जो करना चाहे करेंगे। लेकिन जब हद से पार हो गई, लाठियां चली, पैलेट गन चली, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, तब राहुल गांधी आकर धरने पर बैठे। ठीक है, चलिए। और धरने के बाद पार्लियामेंट हिली और धर्मेंद्र प्रसाद का इस्तीफा हुआ। ठीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधान, हुआ। हाँ। चलिए, आज ये बात भारत को की गलत है सबसे क्या? बड़ी समस्या क्या है, अब मुद्दों पर आते हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या जब ये पूछा गया तो बेरोजगारी को सबसे ऊपर 22.7% लोगों ने कहा है, महंगाई को 18%। देखिए सिद्धार्थ जी, महंगाई का मुद्दा किस तरह से उछाल मारा है, ठीक वैसे ही जैसे चीनी, प्याज और ऐसी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। किसान संकट लगभग 7% लोग मान रहे हैं, गरीबी 5.4, भ्रष्टाचार 4.6 और महिला सुरक्षा 4.3। भ्रष्टाचार की एंट्री हुई इस मुद्दे में, यह सबसे बड़ी बात है। और लेकिन आगे का सवाल, क्योंकि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानते हैं क्या? जिस तरीके से भारत में चुनाव होते हैं उसे निष्पक्ष और स्वतंत्र मानते हैं क्या? फ्री एंड फेयर मानते हैं क्या? तो उसके भी आंकड़े देख लीजिएगा। उसमें हाँ कहने वाले लोग जो है, अगस्त 2025 में 64% लोग कह रहे थे कि हाँ स्वतंत्र तरीके से चुनाव किए जाते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं। जनवरी 2026 में ये संख्या घटकर 57% हो गई थी, अब वो और घटी है, 52% लोग कहते हैं कि हाँ अभी भी देश में फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं, 50% से ऊपर ही है। नहीं कहने वालों की संख्या अब 41% तक पहुंच गई है, जो अगस्त 2025 में एक साल पहले 32% तक थी। और ये बहुत बड़ा डेटा है। ये डेटा ये बताता है कि जो मुद्दा एसआईआर का कई राज्यों में, पश्चिम बंगाल में उठा, फायदा बीजेपी, यही मुद्दा बिहार में उठा, फायदा बीजेपी। तो जो ये मुद्दा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का विपक्ष उठाता है, उसमें एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी सही चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग में विश्वास बढ़ा या घटा? तो जब ये नंबर आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा, बढ़ा कहने वाले 43% लोग हैं और घटा है ये 38% है, अंतर नहीं है लगभग 9% है। तो ये एक बार फिर से लगभग मुहर लग रही है इस बात पर कि ज्यादा लोगों के लिए विश्वास बढ़ा है। अगला सवाल जो वोटर लिस्ट को लेकर था और एसआईआर को लेकर, खास करके बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के लिए एसआईआर की क्या जरूरी है? बोगस वोटर हटाना जरूरी है। 60% लोग बोगस वोटर हटाने के लिए एसआईआर जरूरी है, 60% लोग ये कहते हैं कि उसके लिए जरूरी है। लेकिन पक्षपात हुआ ये कहने वाले भी 20% लोग हैं, और सिर्फ खास समूहों को हटाया गया ये कहने वाले भी 11% लोग यहां पर है। जो खास करके बंगाल में यह आरोप लगाया जा रहा था कि विशिष्ट समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को उसका सबसे ज्यादा नुकसान
होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सिर्फ 11% लोग, जब देश भर में यह पूछा गया तो उनका कहना है कि सिर्फ खास समूहों को हटाया गया, लेकिन बोगस वोटर हटाने के लिए एसआईआर जरूरी है। तो लगभग 30% देखिए ये मानते हैं कि उनको संशय है इस पर, लेकिन एक ओवरराइडिंग 60% लोग एसआईआर चाहते हैं कि वो हो। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन का आपके जीवन आजीविका पर असर पड़ा? बड़ा असर पड़ा। देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त नेपाल में जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरह का जल प्रलय आया हुआ है। मतलब लोग पिक्चरों में इस तरह की फिल्में बनाते थे कि पीछे पीछे पानी का सैलाब आ रहा है, लोग भाग रहे हैं, वो हो रहा है और अलग अलग जगहों पर हो रहा है। अभी तक तो था ही नहीं है कि कितने लोग दबे होंगे पानी और मलबे के उस अंबार के नीचे। तो जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा, और इसीलिए हमने सोचा कि ये सवाल तो आप तक पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि हम सबको सतर्क होने की जरूरत है कि हमारे जीवन, हमारे आजीविका पर कितना असर इसका पड़ रहा है। बड़ा असर मानते हैं 52.7%, 52.7% लोग। दुख की बात यही है कि ऐसे मुद्दे जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं वो कभी भी चर्चा में नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं बन पाते हैं, उसके आधार पर लोग वोट नहीं डालते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि अंधाधुंध निर्माण होता है और उसकी वजह से पहाड़ों पर किस तरह की त्रासदी हमने उत्तराखंड से लेकर हिमाचल कई जगहों पर देखी है। 52.7% लोग बड़ा असर मान रहे हैं, लेकिन फिर यही बात है कि क्या वो इस आधार पर किसी पार्टी को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? क्या किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में पर्यावरण पर वो क्या करने वाले हैं ये कभी बताएंगे और उस आधार पर वोटर सोचेगा? ये बड़ी बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। थोड़ा बहुत असर 25% लोग, असर नहीं 8.6%, पता नहीं वाले 3.7% है। लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर पहली बार जब यह सवाल पूछा गया कौशिक, तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जिस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी आगे जाकर यह मुद्दा बड़ा बन सकता है। जिस तरीके से आज की स्थिति में अचानक जेनजी के मुद्दे सारी राजनीतिक पार्टियां उस पर बात करना चाहती है, कल क्लाइमेट चेंज को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों को बात करनी पड़ सकती है। जैसे जैसे ऐसे इंसिडेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी, लोगों के अवेयरनेस बढ़ेंगे, और क्लाइमेट चेंज की साथ में खान पान को लेकर जैसे अभी हर जगह पे फूड एडल्टरेशन की बात हो रही है, तो ऐसे जो इश्यूज है जो रोजमर्रा में पहले इतना असर नहीं डालते थे, अब धीरे धीरे डालने लगे, लोग अवेयर हो रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप भी दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर एक कैंपेन शुरू करने वाला है। बिल्कुल कर चुके हैं हम लोग पोल्यूशन का सोल्यूशन, और उसका क्यूआर कोड भी है। हम अक्सर रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं, एक बार फिर अगर मुमकिन हो तो दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका जो पूरा मोन्टाज है वो भी चला सकते हैं स्क्रीन पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना कोई सुझाव दे सकते हैं। अभी तक आप जानते हैं 500,000 के करीब आ चुके हैं हमें प्रपोजल्स, जिसमें लोग बहुत क्रिएटिव चीजें बता रहे हैं कि जो कार का एग्जॉस्ट है वहां पर कोई फिल्टर लग सकता है क्या, अलग अलग चीजें। मतलब दिल्ली हमारी, देश हमारा, तो सोल्यूशन भी हमारा। और क्या हम इसमें मदद कर सकते हैं? तो पोल्यूशन का सोल्यूशन की ये मुहिम जो हम लोगों ने शुरू की है आज तक पर, ये हम आपको बता रहे हैं। महज 48 घंटे में पहले दिन हमें आया था 345 से ज्यादा सुझाव आए थे। तो पोल्यूशन का सोल्यूशन, आप भी इसका हिस्सा बनिए। लोग अलग अलग सोल्यूशंस दे रहे हैं। क्यूआर कोड अगर मुमकिन हो तो दिखा दीजिए, क्योंकि लोग स्कैन करके अपनी राय उस पर भेज सकते हैं। और एक बात साफ हो गई है कि अब ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा है, तो पूरे देश में क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और ये सारे मुद्दे चर्चा में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चर्चा की इस पर शुरुआत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग का ये देखिए, ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए अपने मोबाइल से और तुरंत आप वहां पहुंच जाइएगा जहां पर आप अपनी राय इस मुद्दे पर दे सकते हैं। क्योंकि सिर्फ समस्या बताना नहीं, उसके हल का हिस्सा बना भी हम सब की जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की है। और जानते हैं जो जीतेगा उसको 50 लाख रुपए भी मिलेंगे। नहीं, लेकिन पोल्यूशन के लिए भी वापस टॉपिक पर आते हैं। आपकी कुछ सुझाव है तो आप जरूर सुझाइए। लेकिन कौशिक, यहां पर एक बात देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फ्री एंड फेयर, ये दो अलग शब्द हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष। फेयर अलग बात है, फ्री अलग बात है। फ्री पर तो कई लोग मान लेंगे इस बात को, स्वतंत्र तरीके से चुनाव होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि पिछले साल में क्या ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे 12% से यह आंकड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है? ये क्या मानकर चले हम, जिस तरीके से आंकड़ा दिखता है? कुछ हद तक जो अपोजिशन की कैंपेन है, वोट चोरी, इनका असर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे साथ साथ एसआईआर भी हो चुके हैं। एसआईआर में हमने बंगाल में देखा बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिपेंसीज भी नजर आए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जरूरी है, जरूरी एक तरफ जरूरी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई विश्वास हटा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जरूरी बिल्कुल है, हर कोई चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, और हर कोई चाहते हैं कि हमारा एक
इलेक्टोरल रोल हो जो बहुत ही साफ सुथरा हो, जहाँ पे कोई इलीगल इमिग्रेंट ना हो। लेकिन हमेशा इस देश में समस्या होते है एग्जीक्यूशन में। जब ये प्रक्रिया शुरू हुआ एसआईआर, बहुत समय तक अवेयरनेस की भी कमी थे और बहुत समय पे जेन्युइन जो वोटर थे वो भी बाहर नाम निकल गए। जैसे हम कई समय सुनते हैं कोई आर्मी के पुराने अफसर, कोई डिप्लोमेट, उनको भी नोटिस मिल गया है, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें काफ़ी फ्लॉज होते हैं। तो इसके वजह से लोगों के मन में कई डाउट्स क्रिएट होते हैं। जैसे और कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी पहले ये मैं पॉलिटिकल चर्चा इस पर शुरू करें, जल्दी से मुझे एक प्रतिक्रिया ये भी दीजिएगा कि क्या हम ये सोचे कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि फ्री तो हो रहे हैं लेकिन शायद फेयर चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये फ्री हो रहे हैं लेकिन फेयर नहीं हो रहे, कहना मुश्किल इसी की वजह से तो ये नहीं घट रहा है। ये कहना मुश्किल है क्योंकि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जब आप पूछते हो, सबको वोट का अधिकार है, जिनको भी वोटर कार्ड है वो वोट देने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसे कोई रिपोर्ट्स आ नहीं रहे क्योंकि मीडिया भी हर जगह फैले हुए है। तो मुझे लगता है एक परसेप्शन बिल्ड होते हैं, तो कुछ लोगों के मन में ये हो रहा है। कौशिक, ऐसा हुआ ना बंगाल में लगभग 20-25 लाख जितना मुझे याद आ रहा है लोगों का मामला कोर्ट में था और वो वोट नहीं डाल पाए। तो ऐसा लोगों के मन में आ सकता है। लेकिन कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं जेनजी को लेकर जो मैं चाहती हूं कि सिद्धार्थ जी आप भी सुने। मौजूदा जो देश की संसद है उसमें 40 सिर्फ सांसद हैं जो कि 40 से कम के नीचे उम्र के हैं। 6 जेनजी हैं, सिर्फ 6 जो कि 29 साल से कम आयु के हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन 6 में से 5 ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवार से हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांग्रेस वाले हैं, अपने भी हैं। पूछिएगा तो मैं गिनती बता दूंगी। आपका भारतीय जनता पार्टी का 9 सांसद है जो कि 40 से कम उम्र का है, उसमें से 5 जैन डी है, जैन डायनास्टी। अब सवाल यह है कि राजनीति में एंट्री मिलने का भी आसान तरीका होता है अगर आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, वरना कार्यकर्ताओं की उम्र निकल जाती है और उनके बाल सफेद हो जाते हैं, उनको एंट्री नहीं मिलती है। ऐसा ही अगर आप देखिएगा हर पार्टी में वही हाल है। दिलचस्प है कि अगर आप देखिएगा समाजवादी पार्टी में 7 हैं जो अंडर 40 हैं, उनमें से 6 जेन डी हैं, डायनास्टी वाले हैं। ऐसा ही जेन डी बोलिए उनको, क्योंकि जेन डायनेस्टी भी होना चाहिए। पी बोलना पड़ेगा, वो है भी एक ही परिवार। ठीक है, आपने जेन डी अपने वाले जानते हैं कौन कौन है? मैं तो कह रहा हूँ आपने जिनके लिए 10 में से 8 में से 7 बोल रहे हैं वो जेन पी भी हैं। इनका साफ सुथरा है, जेन डी ये बड़े जेन ईमानदार पी लोग हैं। दोनों जोड़ दीजिए, वो एक ही परिवार के, हम उनको कुछ तो आप अलग बोलेंगे ना। आपका भी है, कांग्रेस के 7 हैं जो 40 से कम उम्र के हैं और उसमें 4 हैं जो कि वही डायनास्टी से निकले हुए हैं। 40 एमपी कुल इस देश की संसद में इस वक्त हैं जो 40 साल से कम उम्र की हैं और 6 में से आपको हमने बता ही दिया है। अब आ जाइए एक बार आप फटाफट एमएलएस पर। तो पूरे देश में 4131 एमएलए हैं, ठीक है। इनमें 344 एमएलए ऐसे हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं। इनमें जानते हैं लगभग 36% ऐसे हैं जो किसी ना किसी पारंपरिक राजनीतिक परिवार से है। 121 विधायक ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवार से, इसीलिए कम उम्र में उनको राजनीति में एंट्री मिली। यानी यहाँ पर डिफेंड करने के लिए सिद्धार्थ यादव आते हैं। मेरा संशय ये रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई और चला जाता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे आप सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि राजनीतिक परिवार से जो लोग आते हैं उनको तो टिकट मिल भी जाता है, वरना कम युवा लोगों को कहां टिकट। अंजना जी, इसीलिए मुझे लगता है कि ये दर्द समझने वाले एक गरीब माँ के बेटे नरेंद्र मोदी जी ही देश में यह आह्वान कर सकते हैं कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लेकर के आना है जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। किसी पार्टी ने आज तक हिम्मत नहीं करी ये बात बोलने की। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना है, पंचायत लेवल से लेकर देश के लोकतंत्र के मंदिर, लोकसभा राज्यसभा तक, जिनका कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है। उम्र देख के टिकट दीजिएगा? बिल्कुल, उम्र देख के टिकट दीजिएगा ना। हर पार्टी का ये एक वो होना चाहिए, हम मानते हैं बिल्कुल हर पार्टी का होना चाहिए, पर क्या ये हिम्मत जो हमने जुटा ली और हमारे नेता ने बात बोल दी, क्या वो बोल सकते हैं जो 8 में से 7 अपने एक परिवार से लड़ाते हैं? डायनास्ट छोड़ दीजिए, डायनास्ट छोड़ दीजिए, 8 में से 7 एक परिवार से लड़ाते हैं, क्या वो बोल सकते हैं? क्या आरजेडी जो बिहार में लोकसभा की टिकटें देती है उसमें 5 में से 4 एक परिवार में से दे देती है, अगर यादव समाज में से देती है, क्या वो बोल सकते हैं? लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि परिवार से अगर कोई आता है तो रीच उतना आसान हो जाता है कि आप जो है 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर आगे से शुरू कर देते हैं? विनेबिलिटी होती है, जीत देखा जाता है कि परिवार होता है, पैसा होता है, देखिए मैं पूरा बैकिंग रहती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हर फील्ड में ऐसा है। मैं प्रोफेशन से लॉयर हूं, क्या जो सेकंड जनरेशन लॉयर्स हैं उनको एडवांटेज नहीं है? जो सेकंड जनरेशन डॉक्टर्स हैं उनको एडवांटेज नहीं है? क्या सेकंड जनरेशन आर्किटेक्ट्स को एडवांटेज नहीं है?
उनके क्लाइंटेल्स पहले से तैयार। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल दिल की गहराई से, पर इसको हमको इन बैरियर्स को रिप्रेजेंटेशन में तोड़ना हरिशंकर होगा। जी, आपको ये देश के लोकतंत्र जेन के जी लिए का है। माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा करिए, उनसे ज्यादा इंटरैक्ट कीजिए, समझिए कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल अंजना जी, मैंने इसीलिए आपको बोला, और मेरे को गर्व है कि मेरे नेता ने आह्वान किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कोई और पार्टी और उसके नेता ने ऐसी बात बोली या नहीं बोली तो बोलने की हिम्मत कर सकते हैं? हरिशंकर जी, गुप्ता जी, बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। आज से पहले की चर्चाओं में और तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कही जाती थी और कांग्रेस पर डायनेस्टी का आरोप लगाया जाता था। आज बीजेपी प्रवक्ता ने कम से कम इस मंच से अंजना जी के कहने से, अंजना जी के प्रश्न के जवाब में ये तो कम से कम माना कि अगर सेकंड जनरेशन जो है उसी विषय के अंदर इंटरेस्टेड हो तो उनको आने में कोई इतराज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्वीकार इन्होंने तथ्य किया है जो कांग्रेस पर आरोप हमेशा लगाते रहते हैं। अब ये सर्टिफिकेट देंगे कि आप रुक allowed जाइए, है? आप रुक जाइए ना, आप रुक जाइए। आपने कहा आपकी बात को तो नहीं, कह रहा हूं आप भाई, पूरा करिए गुप्ता जी, पूरा आपकी करिए। बात को ही मैं समर्थन दे रहा हूं गुप्ता जी, भाई। पूरा करिए। आपकी बात को आप समर्थन दे रहा भाव हूं। नहीं समझे उसका, आप मैं भाव बात समझे। आप भाव मत समझाइए मेरे को। आप भाव समझ जाते तो आप कुछ और बात समझिए, बोलते। मैं राजनीतिक आदमी हूं, भाव समझने की जरूरत नहीं है मुझे। आप राजनीति कर रहे हैं, भाव नहीं समझ। नहीं, आप और कौशिक आपका पॉइंट है, जल्दी से जल्दी। मैं ये कहना बोलो, चाहता हूँ, बताइए। ये जो पॉइंट आपने रखा है कि सेकंड जनरेशन को एडवांटेज मिलता है, लेकिन आप जब लॉयर बनते हो तो एक एग्जाम पास करना पड़ता है। ये नहीं कि आप किसी का बेटा हो या डॉक्टर बनते हो, इसमें वो किसी का कहते हैं बेटा कि हो। वो भी तो चुनाव जीत के आता है ना, लोगों का लेकिन साथ चुनाव मिलता है। जीतने का जो बैठने का आप प्रैक्टिस ही तभी कर सकते हो जब आपके पास डिग्री है। यहाँ पे आप किसी का बेटा हो, बेटी सीधा हो, डायरेक्टली तो आप आपको सीधा टिकट चुनाव मिल में सकता है। टिकट मिल सकता लेकिन है। लेकिन अंजना जी, मुद्दा बात सिर्फ स्पष्ट रिप्रेजेंटेशन है। का नहीं है। प्रेसिडेंट बन सिद्धार्थ, सकते हो। मैंने अगर ये अरे चैलेंज वही बोला, नहीं, एक बात टिकट ही है। नहीं, आपको सबसे बड़े पद के लिए भी चुना जा सकता है। मैं सिर्फ सिर्फ चैलेंज इसलिए क्योंकि ये आप किसी comparison के- सही नहीं है। लेकिन अगर जो जेन जी से चैलेंज कनेक्ट- हमारे सामने है वो बोल रहा हूँ, और युवा के नाते जल्दी बोल से, रहा जल्दी, हूँ। और मैं एक बिल्कुल लाइन। मानता हूँ प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा क्यों नहीं होना राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए? नहीं अगर होना चाहिए। कुवत है उसमें तो होना आप चाहिए। मेरी पार्टी के सारे प्रधानमंत्रियों के नाम नोट करिए और राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम नोट करिए, कितने कोई बनेगा लिंक यार? नहीं कर पाएंगे आप, किसी को किसी से नहीं जोड़ पाएंगे। ये तो सुनिश्चित करना कितना- पड़ेगा, कितना- क्योंकि वहां मेरिट का कोई आधार आप नहीं निकाल चलिए सकते। ठीक है, लेकिन कोई जेन जी पेपर को नहीं निकाल समझना सकते। आप ही को है, उनके माइंडसेट वो को ज्यादा डिकोड जरूरी करना है। आपको है, और उसकी जो चैलेंजेस है उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि आप उनको एक ऐसी व्यवस्था दें जिसमें साफ सुथरे एग्जाम हो सके, नौकरियों का इंतजाम। आपने बंगाल के चुनाव भी देखे, आपने अन्य जगहों, असम में चुनाव देखा जहां पर भारी बहुमत के साथ बीजेपी बनी। उसके बाद 1.5 महीने पहले कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और उसके बाद से नितिन नवीन के साथ जेनजी टीम बनाने की बीजेपी की कोशिश। इन सब के बीच आज जेनजी आंदोलन के बाद ये देश का पहला सबसे बड़ा सर्वे आपके सामने हम रखेंगे। और मैं हूं साहिल जोशी। तो पहले वाले हिस्से में हमने देखा कि किस तरीके से जेनजी सोचता है, लेकिन अब पूरा देश किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से, क्या अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएगी। हर 6 महीने में हम देश का मूड आंकने की कोशिश करते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं और यह भी समझने की कोशिश करते हैं, जो इस बार भी होगी, कि आखिरकार किस मुद्दे पर सरकार ने काम ठीक किया है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोग समझते हैं कि सरकार को और बेहतरी से करनी चाहिए। कौन सा वो मुद्दा है जिस पर लोग सरकार से नाराज हैं और कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार से अभी भी नाराजगी नहीं है। तो अब से कुछ ही देर में नंबर्स आपके सामने आने वाले हैं, जिनको हम बिग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज, कितना वोट परसेंटेज बीजेपी को मिल सकता है, एनडीए को मिल सकता है, कितना कांग्रेस को, कितना इंडिया गठबंधन को, अन्य पार्टियां कहां पर हैं। क्योंकि देखिए तमिलनाडु में विजय के आने के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अदर्स का बन रहा है, वो भी बहुत दिलचस्प नंबर होता जा रहा है। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारा ट्रेंड है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशिक डेका लगातार मौजूद रहेंगे, जो कि मैनेजिंग एडिटर है इंडिया टुडे मैगजीन के। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान 2 जुड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे कुछ देर में हमारे साथ स्टूडियो में बस पहुंचने वाले हैं, लगता है ट्रैफिक में कहीं उनकी गाड़ी फंसी हुई है, लेकिन किसकी गाड़ी निकलेगी अगर आज हो चुनाव, तो जंतर मंतर के बाद ये माना जा रहा है कि देश का मिजाज क्या बदला है। आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे नंबर से, लेकिन उससे पहले मेथोडोलॉजी आपको बता देते हैं, क्योंकि सर्वे का तरीका जो है वो जानना जरूरी है। देश के सभी राज्यों और सभी लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच हर आयु वर्ग, जाति, धर्म, लिंग वाले 25,184 बालिगों की राय ली गई है। इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 91,795, 24 हफ्ते मतलब समझ लीजिए लंबा पीरियड। हालांकि और पोस्ट जंतर मंतर हमने जो लिया है वो भी हमने आपको बता दिया, लेकिन 6 महीने में लगातार जो 24 हफ्ते में
जनवरी से अगस्त तक, 26 जनवरी से 25 जुलाई 91,796 लोगों से ली गई है ये राय, और उसका विश्लेषण भी इसमें हमने शामिल किया है। तो फुल सैंपल साइज 1,16,644 है, लेकिन 25,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनका हमने जंतर मंतर में हुए आंदोलन के बाद लिया है, और इसमें भी लगभग 16,644 लोगों की राय का निचोड़ लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो जेन जी आप एक तरह से कह सकते हैं, उनका लगभग 10 से 12,000 का प्रतिनिधित्व है। लेकिन आपको मार्जिन ऑफ एरर भी हम बता देना चाहते हैं, जो कि 3 to 5% हो सकता है। यानी माइक्रो लेवल पे अगर देखें तो 3% होगा, मैक्रो लेवल पे 5% तक किया जा सकता है, लेकिन 95% इस सर्वे के आंकड़े एक्यूरेट हो सकते हैं, ये कहने का इसका मतलब। तो आइए समय जाया किए बिना प्रदीप भंडारी जी और हमारे तमाम दर्शक जो बैठे हुए हैं, अभय दुबे जी का भी इंतजार है, जैसे आते हैं उनको भी शामिल कर लेंगे बहस में। अगर आज हुए चुनाव तो वोट शेयर किसकी तरफ कितना जाएगा? गठबंधन के हिसाब से जब आप देखते हैं तो अनुमानित वोट शेयर में 45% पर एनडीए है, और इंडिया गठबंधन 39 पर, अन्य 16 पर। तो ये नंबर अपने आप में बताता है कि फिलहाल एक बार फिर अगर आज हो चुनाव तो एनडीए वोट परसेंटेज में काफी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साफ तस्दीक इस बात का करता है कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका असर तो है, लेकिन उसी के साथ साथ जब आप बड़े नंबर को देखें तो ये साफ दिखता है कि एनडीए वोट परसेंटेज में काफी आगे है। तो इंडिया टुडे सी वोटर में सर्वे में अगर आज हुए चुनाव तो एनडीए को 45% आ गए हैं। अभय दुबे जी जल्दी आइए, क्योंकि नंबर्स अब आ रहे हैं आपके सामने। 45%। उसके साथ साथ अगर दूसरे भी नंबर्स अगर हम देखें तो अगर यही अगर सीटों में बदल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो वही होगा, अगर यही नंबर सीटों में बदल जाए आज की स्थिति में तो एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान अगस्त 2026 में, अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को 326 सीटें और 45% वोट शेयर, इंडिया अलायंस को 185 सीटें और 39% वोट शेयर, और अन्य के खाते में जिसमें डीएमके से लेकर बाकी तमाम पार्टियां भी शामिल होंगी, आम आदमी पार्टी, डीएमके वगैरह, उन्हें 32 सीटें और उसके साथ साथ 16% का वोट शेयर इसमें मिल सकता है। और उसे अगर हम पार्टी वाइज स्प्लिट करें वोट तो इसका मतलब साफ है कि आज की स्थिति में भी एनडीए अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है। जो स्थिति आज एनडीए की है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और बाकी छोटी पार्टियां मिलाकर हम इसमें मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस में का जो विभाजित गुट है उसको भी अभी एनडीए में पकड़ना चाहिए, एनसीपीआई को। वो सारे लोग पकड़कर हम कह सकते हैं कि एनडीए की दोबारा सरकार बन सकती है। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे सर्वे में है वो यही है कि फिलहाल आप नंबर्स को देखें, थोड़ा सा रुक जाइए, ये नंबर दोबारा दिखा दीजिए स्क्रीन पर, क्योंकि अगर अभी हम अगस्त 2026 के नंबर्स आपको दिखा रहे हैं तो ये साफ साफ बता रहा है कि फिलहाल जो एनडीए का नंबर है वो हमारे ही सर्वे से, जो हमने जनवरी में किया था, उससे तो नीचे आया है, लेकिन ये अभी भी लोकसभा 2024 के नतीजों से ऊपर है। तो इस बात को फिर से समझिए, जो जनवरी में हमने सर्वे किया था उस वक्त नंबर्स कहीं ज्यादा थे, लेकिन सर्वे के बावजूद अगर आप देखिए, सर्वे में नंबर्स गिरने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव से अगर आप कंपेयर करें तो अभी भी एनडीए का जो आंकड़ा है वो अभी भी ऊपर है। यानी जनवरी के मुकाबले 6 महीने में घटा है, 24 के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन अब हम इसे पार्टी के रूप में स्प्लिट करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की, और 2014 और 2019 के चुनाव अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सत्ता हासिल की थी। तो आज की स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 39% वोट शेयर मिल सकता है अपना अकेले को, भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को 21% वोट शेयर मिल सकता है, और अन्य के खाते में 40% वोट शेयर जा सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 39% तक जाकर अटक गया है। और यही अगर सीटों में तब्दील करे तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है अंजना। बिल्कुल, और ये नंबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 261 सीटें आती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस को 106 और अन्य को 176। यानी सबसे बड़ी बात यही है
कि अगर बीजेपी को नुकसान होता भी है, जो नुकसान कहां से है, जनवरी के हमारे सर्वे से नुकसान 240 सीटें उनको आई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। वहां से कितना गेन है? 21 सीटों का गेन है बीजेपी को 2024 के कंपैरिजन में। लेकिन हमारा जो जनवरी का था, तब से इस 6 महीने में गिरावट है, क्योंकि तब वो 287 पहुंच गए थे जनवरी के हमारे सर्वे में। यानी जो मिजाज उस वक्त था उसमें गिरावट आई है, साफ दिख रहा है। लगभग उनको आप समझ लीजिए 22-25 से 27 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन 21 सीटों का फायदा 2024 से हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है जो अभय दुबे को देखनी चाहिए कि आप 99 से 106 पर ही पहुंच रहे हैं। 176 का नंबर अदर्स का हो रहा है, और मुझे लगता है कि विजय और अन्य जो ऐसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, तमाम पार्टियां हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, उनको ज्यादा फायदा हुआ दिख रहा है। एक और चीज इसमें देखनी होगी कि जनवरी महीने में 6 महीने के बाद में 2024 के मुकाबले अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पर सत्ता बनाने तक पहुंच गई थी जनवरी 2024 में। आज की स्थिति में एक बार फिर उन्हें सहयोगी दलों का सपोर्ट लगेगा, उसके बाद ही एनडीए की सरकार यहां पर बन पाएगी। लेकिन कहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, कहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। तो 4 प्रमुख राज्य हम आपके सामने रखेंगे। पहला उत्तर प्रदेश। वोट शेयर सबसे पहले देखें तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को, हमने ऐसे भी राज्य चुने हैं ज्यादातर जिनमें अभी चुनाव होने वाला है। पंजाब, उत्तर प्रदेश दोनों उसमें शामिल हैं। बड़े राज्य जिसमें अभी चुनाव हुआ है, जो बड़ा राज्य है उसके हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान। अगर आज की स्थिति में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 40% इंडिया अलायंस को, यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती है तो 40% इंडिया अलायंस को। महज 2% का फर्क एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। पंजाब के भीतर एनडीए को 16%, जबकि इंडिया अलायंस को, जिसमें कांग्रेस अलग लड़ेगी, शायद आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, पता नहीं लोकसभा में आपका क्या इसमें भूमिका रहेगी, लेकिन 25% इंडिया अलायंस को, 11% अन्य को मिल सकता है। वहीं बंगाल के भीतर यह बड़ी दिलचस्प बात है, 46% एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 43% इंडिया अलायंस को लोकसभा के अगर चुनाव होते हैं तो। और महाराष्ट्र के भीतर यही आंकड़ा एनडीए को 49% तक जाता हुआ इसमें नजर आता है। तो सबसे बड़े गेनर्स बंगाल और महाराष्ट्र में ही बीजेपी दिखाई दे रही है, एनडीए दिखाई दे रहा है, और ऐसा वैसा नहीं, मैसिव बंगाल में तो सबसे ज्यादा है। अगर यही सीट में तब्दील हो इन चारों राज्यों में, लोकसभा चुनाव अगर हो तो कहां पर किस तरफ जाएगी जनता? तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को 38 और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 41, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की परफॉर्मेंस, समाजवादी पार्टी ही बड़ा हिस्सा समझिए, क्योंकि अखिलेश यादव सबसे बड़े चैलेंजर हैं वहां पर बीजेपी के लिए। तो ये साफ दिख रहा है कि पिछली बार की भी अपनी परफॉर्मेंस से उत्तर प्रदेश में सुधार करते हुए दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी, जिसकी सीटें पिछली बार आई थी 37, 4 सीटों का इजाफा हो रहा है। और ये हम लोकसभा चुनाव से आपको बता रहे हैं। अन्य राज्यों में इसको ऐसे समझिए, अन्य जगहों पर मिलाकर बीजेपी 240 से नीचे नहीं उतर रही है, वो 261 पर पहुंच रही है। लेकिन यूपी में वो, और अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी को गेन हो रहा है, इंडिया अलायंस को गेन हो रहा है, वो 37 से 41 पर पहुंच रहे हैं। जबकि बीजेपी को भी थोड़ा गेन है, जहां वो 33 सीटें आई थी 2024 में उनकी, और 5 सीटों के इजाफे के साथ वो 38 पे पहुंच रहे हैं। यहां पर देखिए वोट परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में वो एनडीए का ज्यादा है, लेकिन वही जब सीटों में तब्दील हो रहा है तो वो पलट जा रही है बाजी, और 40 पार पहुंच रही है, इंडिया अलायंस पहुंच रहा है, और 38 सीटों पर एनडीए पहुंच रही है। तो ये क्लियर है, इधर 5 सीट्स का फायदा हो रहा है, लेकिन इधर पर भी आप देखिए 4 सीट्स का फायदा, और सीधा 3 सीटें आगे है इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, और वहां से आप कल्पना कीजिए कि जो वहां पर बाजी मार ले जाता है उसकी तरफ सुई वैसे ही चली जाती है। अभी 6 महीने में वहां पर चुनाव भी होने हैं। पहुंच जाते हैं पंजाब पर, और ये दोनों ही जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में इंडिया अलायंस को 11 और बीजेपी जस की 10, एनडीए 1 पर दिखाई दे रही है। अगले 2 राज्य दिखा दीजिए जल्दी से, महाराष्ट्र और ये। लेकिन सबसे बड़ा गेन जो अंजना ने थोड़ी देर पहले दिखाया कि उत्तर प्रदेश के भीतर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस वहां पर बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा गेन जो जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी 261 तक
पहुंच पा रही है उसमें बंगाल शामिल है। 2024 तो आइए बंगाल और पलटवार। महाराष्ट्र के नंबर्स आपको बता देते हैं, क्योंकि बंगाल में अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एनडीए को 35। अब देखिए इस बार के चुनाव के बाद ही आपने देखा कि 20 सांसद जो टीएमसी के थे वो एनसीपीआई में चले गए, उन्होंने एनडीए का समर्थन कर दिया है। लेकिन एक जो मूड इस वक्त बंगाल में बना है वो आज भी स्थिर दिखाई दे रहा है। जनता का झुकाव दिख रहा है एनडीए की तरफ और एकदम एक तरफा ये होता चला जा रहा है, जिसमें 35 सांसद एनडीए के बनेंगे अगर आज वहां पर लोकसभा के चुनाव हो तो। वहीं महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में भी एक तरफा मामला दिख रहा है, हालांकि यहां पर फिर भी मुकाबला है। 17 सांसद बनेंगे इंडिया अलायंस के। इंडिया अलायंस में वही शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस है, उनको समझ लीजिए। और यहीं पर जब आप दूसरी तरफ एनसीपी में शरद पवार गुट, अभी तक तो ऐसा ही है। उसके बाद इधर आप अगर आइए तो एनडीए में 31 सीटें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी, शिंदे और अजित पवार गुट को। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, जहां जहां पर बीजेपी थोड़ा फिसल रही है, सबसे ज्यादा फायदा उनको पश्चिम बंगाल और साथ ही महाराष्ट्र में भी परफॉर्मेंस देखिए बरकरार रहता हुआ दिख रहा है। तो जो उनको लगभग आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया जो हमने आपको नंबर्स दिखाए, उसमें जो उनको सीटों की गिरावट हो रही है, कहां से 287 हमने दिखाया था जनवरी में, और 287 के साथ तो अपने दम पर उनकी सरकार बन रही थी, वो इस बार फिसल गई है 261 पर। लेकिन ये जो फिसलाव है उसमें भी आप देख रहे हैं कि लोकसभा के 240 से वो 21 सीट ऊपर है। ये सीट कहां से आ रही है? ये सीटें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। तो ये जो बहुत बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हो रहा है, उसकी वजह से उनकी सीट्स में जबरदस्त इजाफा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में प्रदीप भंडारी, अगर हम देखें तो कि बड़ा टेक अवे अगर हम इसको निकाल कर चले तो कि आप 2024 के बाद बैक टू बैक जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव जीत रहे थे, जनवरी महीने में इसी सर्वे में आप पहुंच गए थे कि अपने बलबूते पर सत्ता बना लेंगे, 287 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में उल्टा असर होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे महाराष्ट्र के भीतर आप देख रहे हैं कि 17 सीटों तक अपोजिशन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बंगाल हाल ही में वहां पर चुनाव हुए तो आपको बचा रहा है 240 में ना उतरने के लिए। क्या कारण मानते हैं आप इस बात के लिए, ये जो अपना बलबूते पर सरकार बनाने से चूक रहे हैं आप? देखिए साहिल जी, पहले तो अगर आप मूड ऑफ द नेशन पोल का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो ये हमेशा एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट रहा है। फॉर एग्जांपल 2014 के अंदर जो मूड ऑफ द नेशन ने एनडीए का प्रेडिक्शन किया था, उसका सीट शेयर, वोट सीट शेयर की मैं बात करूं, सो देयर वाज अ जंप ऑफ एटलीस्ट 60 सीट 70 सीट्स। 2019 के अंदर भी जो मूड ऑफ द नेशन ने एनडीए को प्रेडिक्ट किया था, विच वाज 2037, वी हैड अ जंप ऑफ 60 to 70 सीट्स। तो जो भी मूड ऑफ द नेशन का अगर पास्ट एक पैटर्न देखेंगे, जो उनका डेटा एनालिसिस है, विच इज ए लार्जली कंजर्वेटिव डेटा एनालिसिस, तो अगर आप कह रहे हैं मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से 261 पे हम हैं, तो पास्ट का ट्रेंड ये दिखाता है कि जो पब्लिक की वर्डिक्ट है वो जनरली उससे 40-50 सीट ज्यादा होती है। ये मैं डेटा बता रहा हूं पिछले मूड ऑफ द नेशन। लेकिन उत्तर प्रदेश तो झटका है ना एक तरीके से। ओवरऑल अगर मैं भी बात करूं, ठीक है, ओवरऑल मूड ऑफ द नेशन ये कह रहा है एज पर दिस ट्रेंड कि 2029 भरोसा करना है कि नहीं करना है इस पे? जी, भरोसा करना है कि नहीं करना है इस पे? सवाल जवाब करना है नहीं करना? देखिए अंजना जी, मैं तो आपको ट्रेंड बता रहा हूं। मेरा ये मानना है कि जब आपके मूड ऑफ द नेशन में 261 है तो रफली वी विल बी मोर देन 300। जनवरी 2024 का ट्रेंड नहीं बताया आपने। जनवरी 2020 किसी भी ट्रेंड में, मैं कह रहा हूं जनवरी हो या मार्च हो या अक्टूबर हो, मूड ऑफ द नेशन जब भी एक नेशनल प्रोजेक्शन किया है वो एनडीए का कंजर्वेटिव। सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या जेनजी आंदोलन का असर आपको इस सर्वे के नंबर्स में दिख रहा है? क्योंकि बात अलग थी कुछ दिनों पहले की, मैंने इसीलिए 6 महीने का जिक्र किया क्योंकि आप तो 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, आप जीते, सरासर जीते। लेकिन बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं का जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है ना, उसका असर है या नहीं है? देखिए असर इस चीज का है कि आज इस देश के युवा ने झूठ की गूंज करके वेबसाइट को लॉन्च करा कि राहुल गांधी ने 40 के 40 झूठ बोले अपने 4 के छात्रों की गूंज के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्लीज आप रिकॉर्ड करिएगा अंजना जी। जब भी मैं आपको कहता हूं रिकॉर्ड करने के लिए, वो बाद में आप रिकॉर्डिंग प्ले नहीं करती जब मेरे प्रेडिक्शन सही होते हैं। ये अगर प्रोजेक्शंस आगे कंटिन्यू होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 300 क्रॉस करेंगे एज बीजेपी एंड 340-350 क्रॉस करेंगे एज एनडीए मिनिमम इन 2029। क्योंकि जो लीडर क्रेडिबिलिटी है
आप कोई भी लीडर क्रेडिबिलिटी इंडेक्स, आपके इसमें भी लीडर क्रेडिबिलिटी इंडेक्स निकालिए कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। अभी हम बताएंगे, कंसल्ट और मूड ऑफ द नेशन, एवरीबॉडी सेज दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट चॉइस। अगला सवाल वही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कामकाज को लोग कैसे आंकते हैं, उनकी लोकप्रियता को, ओवरऑल पीएम पर, लेकिन जेनजी का असर है या नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। हम जनवरी से अभी की बात कर रहे हैं, हमारे पक्ष में है और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए, कोई भी इस देश का युवा है, भले वो जेन जी, अल्फा, कोई भी जनरेशन है या मिलेनियन, वो हमेशा से कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। और जब वो कंपैरेटिव एनालिसिस करता है तो ये देखता है कि 2014 के अंदर जितने ब्रॉड पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी के, नेशनल सिक्योरिटी के, इंडिया वाज नॉट फीचरिंग एनीवेयर। बट जब वो 2026 के अंदर देखता है, वो देखता है कि इंडिया फीचर्स इन मेजॉरिटी ऑफ देम। इसका ये मतलब नहीं कि हमने सब चीज कर ली। प्रदीप, जल्दी से यूपी का भी बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश का एनालिसिस आप किस तरीके से करेंगे? क्या कारण है कि ये स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसे 2024 में? साहिल जी, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत माइक्रो एनालिसिस करने की जरूरत रहती है। और उत्तर प्रदेश का भले वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जिसमें हमारे पक्ष में नतीजे आए हो या हमारे पक्ष के नतीजे नहीं आए हो, उसमें जनरली जो सर्वेज होते हैं वो माइक्रो एनालिसिस को कम करते हैं। तो मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में हम फुल मेजॉरिटी के साथ, भले वो असेंबली हो उसमें आएंगे, और लोकसभा के अंदर भी जो 2024 के अंदर गलती थी उससे ठीक है। चलिए अब अभय दुबे जी, अब आप मेरा सवाल सुनिए। ठीक है अभय दुबे जी, ये तो दिख रहा है कि हमारा ही जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, जनवरी में जो हमने नंबर्स दिए थे 287 था, ये जो सर्वे नंबर दे रहा था, वहां से अगर आप देखिए तो अभी पर गिरावट है, 261 पर है। बट लोकसभा से उनकी परफॉर्मेंस बेटर है, और उनको जो कम हो रहा है या उनकी सीटें कम है, आपको तो फायदा हो नहीं रहा है। कांग्रेस के नंबर्स दिखा दीजिए, आप 99 से 100 पार कर पा रहे हैं बस, अदर्स को बहुत बड़ा जंप है। तो क्या वजह है कि आप और आपकी पार्टी इसको एनकैश नहीं कर पा रही है? अंजना जी, मुद्दा आपको अब ये रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की अलोकप्रियता निरंतर कितनी बढ़ रही है। आज अगर जब हम चर्चा कर रहे हैं और मूड ऑफ द नेशन की बात करेंगे, तो त्योहार पर महंगाई की मार, अब की बार कड़वी सरकार। 36,000 करोड़ रुपए का चीनी घोटाला करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि भारत के लोगों का मूड, भारत के लोगों का पक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। मैं 36,000 करोड़ का स्कैम इसलिए कह रहा हूं कि अप्रैल के महीने में सरकार को यह पता लग गया था कि शक्कर का उत्पादन कम हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 50 लाख टन से घट के 30 लाख टन हो गया है। जानबूझकर 20 अगस्त तक इन्होंने शुगर इंपोर्ट के ऑर्डर जारी नहीं किए, क्योंकि जो होर्डर्स थे उनको पैसे कमाना चाहते थे। 30 रुपए किलो का मुनाफा सरकार और उनके साठगांठ से लोगों ने कमाया, जो 36,000 करोड़ रुपए होता है। पेपर लीक एक सिर्फ नीट का ही स्कैम नहीं हुआ, एक स्कैम और हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके हाथ में रिपोर्ट नहीं होगी, वो नीट की रिपोर्ट है। नीट की क्या है? नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन ट्रेनिंग। नीति आयोग ने अगस्त 26 में रिपोर्ट जारी की कि 8.7 करोड़ नौजवान ऐसे हैं हिंदुस्तान में 15 से 29 साल के, जो आप ठीक कह रहे थे कि जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं दिया जाता। क्या जवाब? मेरी बात बिल्कुल सही सर, आपने कहा बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, नंबर्स पे बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, ये जो सारी एक्सरसाइज होती है ना सी वोटर्स की, ये होती है सरकार को फायदा पहुंचाने की। आज भयावह तरीके से मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर इतनी इस तरीके से नहीं आलोचना की। मैं गाली शब्द प्रयुक्त नहीं कर रहा हूं। आप साहिल जी सुनिए, उत्तर प्रदेश के नंबर ऐसे आते नहीं। उत्तर प्रदेश तो आधा साफ, पिछले चुनाव में तो भी अभी आप भी कह दिखा रहे रहे थे, हैं। पिछले सी वोटर के सर्वे में क्या बता रहे हैं? मैं था अंजना जी के साथ, मैं उत्तर प्रदेश का उस समय इंचार्ज था। पूछिए आपने तो कहा था चलिए उत्तर प्रदेश के नंबर पर बता दीजिए, वो तो आपको सही लगेंगे। मैंने कहा पिछली बार उत्तर प्रदेश, अभी के नंबर्स देख लीजिएगा, अभी तो आप 41 पे जा रहे हैं। पिछली बार अगर मैं पार्टी स्प्लिट कर दूं तो कांग्रेस पार्टी 11 सीटें पा रही है। पिछली बार हाफ किया था, इस बार साफ उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ था? देखिए, बड़ी बात यह है कि अगर आप हर एक मापदंड पर देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा होगा देवद्रव्य की चोरी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे में कम से कम 12 से 14,000 करोड़ रुपए लूट लिए। राम मंदिर पर भी एक सवाल है, तो जब इतने हजार करोड़ और उसमें विश्व हिंदू परिषद, सवाल था जिससे आप भाग रहे हैं अभय दुबे जी। वो सारी चीजों पर आएंगे हम, सारी चीजों पर आएंगे। मैं भागने नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज मैं सवाल आप क्या है? लोगों को भागने नहीं दे रहा हूं मुद्दों से। गुरुजी सवाल पर आइए ना, ये लड़ाई कि ये जो फायदा हो रहा है वो कांग्रेस क्यों नहीं ले पा रही? Exactly. ये सवाल है, एक बार उसको एड्रेस तो कीजिए। ये मंथन तो होना चाहिए ना कहीं ना कहीं। 17 सीट में से 6 सीट 7 जीते थे, एक तो इन्होंने छीन ली, और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री चुनाव हारे।
जब भी सत्ता जाएगी इनकी 5-6 राउंड तक पीछे थे, उसके बाद दिखाना बंद कर दिया और प्राइम मिनिस्टर की जीत दिखी है। चलिए मुझे फिर एक मैं घुमा कर सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप सवाल का जवाब तो दे ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा एक बार। ये बता दीजिएगा कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस तरीके से, तो क्या उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा या बाकी दलों को ज्यादा फायदा होगा? देखिए विजय उसमें फायदा ले रहे हैं वहां पर तमिलनाडु के भीतर, छोटी छोटी पार्टियां वहां पर लेकर जा रही है। थोड़ी देर पहले सीजेपी का हमने दिखाया कि युवा कहते हैं कि अगर पार्टी बनाएंगे तो वोट दे देंगे उनको। तो ये बता दीजिएगा कि आपको फायदा होगा या किसी और को फायदा होगा? देखिए साहिल जी, हाँ। आज जेनजी में पूछ लीजिए या समाज के अंतिम पंक्ति में लोगों में, एकमात्र नेता की अनुगुण सुनाई देती राहुल गांधी की। आप चप्पे चप्पे पर देश के चले जाइए। आज इतना बड़ा स्कैम अंजना जी हुआ, एक आदमी का 22,000 करोड़ रुपए बैंक का कर्ज, उसको 6 करोड़ रुपए में एनसीएलटी ने उसके सारे पाप पर पर्दा डाल दिया। 9 लाख करोड़ रुपए का जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे कौशिक से भी लेना, फिर आगे के नंबर्स दिखाएं। इस बात की डेटाबेस कॉन्वर्जेशन है, पर अभय जी जो है इसको एक इनका एक परमानेंट डायलॉग है, झूठ सुनिए, झूठ इन्होंने सारी डिबेट में बस यही बोलते हैं। इन्होंने कहा कि सी वोटर का सर्वे फर्जी है। जब हरियाणा असेंबली इलेक्शन के अंदर सी वोटर कांग्रेस पार्टी को प्रिडिक्ट कर रहा था, तो हर कांग्रेस का नेता सी वोटर दिखा रहे थे, सी वोटर दिखा रहे थे। सर्वे पे भरोसा ही नहीं रखते। ये राम मंदिर की बात करते हैं, टेंट में प्रभु श्री राम को रखने वाले ये लोग हैं, यूथ भी देखेगा। इसलिए चढ़ावा चोरी होगा, इसलिए चढ़ावा चोरी होगा। गलत हुआ, कार्रवाई करी। क्या कार्रवाई की बताइए? हमने टिन्नू बताइए क्या कार्रवाई की? पीछे किया। और वो सवाल आने वाला है, वो सवाल आने वाला है, तब दोबारा करेंगे। ठीक है, सवाल आएगा, वो सवाल आने वाला है। कांग्रेस और ऑपोजिशन रहती है तो जनता का पर कैपिटा इनकम नीचे जाता है, जब बीजेपी रहती है तो पर कैपिटा इनकम ऊपर जाता है। इसीलिए आपकी बात में विश्वास नहीं कर रहे। अभी भी समझ जाओ, झूठ की आगे के सवाल ले लेते हैं तो वही मुद्दे पर बात प्रधानमंत्री को लेकर भी हमने कई सवाल किए हैं, जल्दी से ये सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से आपसे भी एक रिस्पॉन्स ले लेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का कामकाज लोग कैसे आंकते हैं, तो ये नंबर्स दिखा दीजिए। 51% कह रहे हैं अच्छा, औसत कहने वाले 17% हैं, खराब कहने वाले 27% हैं। तो ये नंबर्स अपने आप में साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काम को जो अप्रूवल रेटिंग एक तरह से है वो 51% का है। औसत एवरेज मानने वाले 17% लोग हैं, लेकिन 27% है जो उनके काम को खराब मानते हैं। और हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि इसके पहले वाले जो हमारे मूड ऑफ द नेशन के सर्वे हुए थे, उसके मुताबिक आज की स्थिति क्या बता रही है प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की। अगस्त 2025 में जब हमने सर्वे किया था, तब प्रधानमंत्री का अप्रूवल रेटिंग कामकाज को लेकर 58% देखा गया था। उसके बाद जनवरी 2026 में जब सर्वे किया गया तब 57% और अभी 51%। और वही बात औसत प्रतिशत कहने वाले लोगों की संख्या अगस्त 2025 में एक साल पहले 13% थी, जनवरी 2026 में 16% हो गई थी और 17% आज की स्थिति में नजर आ रही है। खराब कहने वालों की संख्या देखिए, वो तो साफ वैसी की वैसी लग रही है। 26% थी एक साल पहले, 6 महीने पहले 24% और आज 27%। यानी जिसको लगता है खराब काम वो वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं, और जिसको लगता है अच्छा काम वो वैसे के वैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छा काम कहने वालों में 6% की गिरावट इस सर्वे के मुताबिक नजर आ रहा है, और औसत मानने वालों में इजाफा हुआ। तो ऐसा लगता है कि वहां के जो लगभग 6% लोग हैं वो सीधे इस तरफ दूसरी तरफ आ गए हैं, 13 से सीधा 17 पर पहुंच गया है। और जो अगला प्रश्न हमने लोगों से इस सर्वे में पूछा है वो भी आपको बता देते हैं। एनडीए के प्रदर्शन को लेकर लोग क्या मानते हैं, तो जनवरी 2023 में देखिए क्या नंबर्स था, और वहां से लेकर आप हर बार देखेंगे तो जो संतुष्ट मानने वाले हैं वो 56% से आ जाते हैं 50% पर, आधे आधे। और वहीं 17% पर जो लोग मानते हैं कि हम असंतुष्ट हैं एनडीए के काम से, वो 17% से सीधा पहुंच जा रहे हैं 29% पर। तो ये अपने आप में इशारा कर रहा है कि ओवरऑल जो एक एनडीए के प्रदर्शन को लेकर जो लोगों की राय थी वो एक वक्त पर आप सोचिए ना कि 62% तक भी गई थी, है ना, तो 62% तक गई थी अपने पीक पर, लेकिन वो अब 50% पर आ गई है। तो मुझे लगता है कि एक चैलेंजिंग पोजीशन जरूर है मौजूदा सरकार के लिए, जिसमें उनको देखना पड़ेगा। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जनवरी 2023 का, जिसमें आप देख रहे हैं 56% संतुष्ट है। फिर अगस्त 2023 का, जिसमें आप देख रहे हैं कि 58% संतुष्ट है। उसके बाद जब आप अगस्त 2025 का देखेंगे, माफ कीजिएगा अगस्त 2024 का देखेंगे, तब सबसे ज्यादा है 62%। फिर ये 52% पर पहुंच जाता है ना, अगस्त 2025 में। फिर जनवरी पे आइए 26 में,
तो ये 52% पर था, अब ये 2% की गिरावट पर पहुंच गया है अगस्त 2026 में। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो बदलाव दिख रहा है। और इसी में एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानेंगे, जो जनता को पूछा गया, और उसमें राजनीतिक अस्थिरता से बचाया सरकार ने, राजनीतिक स्थिरता एक तरीके से दी सरकार ने। 13% लोगों को लगता है कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रदीप भंडारी, बड़ी दिलचस्प बात है कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो आपने राजनीतिक स्थिरता दी, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। राम मंदिर बनवाया, 11% लोग मानते हैं। तीसरे नंबर पर बुनियादी ढांचे का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो मुद्दा आपकी तरफ से रखा जाता है, सिर्फ 11% लोग वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जबकि सबसे बड़ी उपलब्धि नंबर 1 पर ओनली एंड ओनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगली बड़ी खबर जो बड़ा सवाल है, दिलचस्प भी है, क्योंकि ये आरोप बीजेपी पर अब लगातार लग रहा है कि भाई आप ऑपरेशन लोटस करते हैं, आप दूसरे पार्टी के सांसदों को तोड़ते हैं, विधायकों को तोड़ते हैं। तो दल बदल कानून पर भी हमने सवाल पूछा। दल बदल विरोधी कानून और मजबूत होना चाहिए। प्रदीप भंडारी जी, स्क्रीन देखिए। 65% लोग कह रहे हैं कि हाँ, दल बदल कानून और मजबूत होना चाहिए। आपका आर्ग्यूमेंट रहता है कि इनके वाले टूटने को तैयार क्यों रहते हैं, इनके वाले खुद ही चलकर आते हैं। लेकिन सवाल है कि जनता में क्या मैसेज जाता है। तो जनता ये कह रही है, 65% लोग कह रहे हैं कि दल बदल विरोधी जो कानून है उस कानून को मजबूत करने की जरूरत है। ओवरराइडिंग 65%, 14% सिर्फ नहीं कह रहे हैं, बाकी उस पर अपनी राय नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर 65% लोग कह रहे हैं कि भाई दल बदल कानून को और मजबूत करना है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इस तरीके से दल बदल करना, किसी एक पार्टी के चुनाव के नाम पर चुनाव जीतना और उसके बाद कुछ ही साल में दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना, यह ठीक नहीं है। इसीलिए दल बदल कानून कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए। जो सबसे बड़ी चर्चा आज की स्थिति में डिलिमिटेशन की चल रही है, डिलिमिटेशन बिल लाएंगे नहीं लाएंगे, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। लेकिन परिसीमन का आधार क्या होना चाहिए, डिलिमिटेशन का आधार क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्या केवल जनसंख्या आधार बने? करीब 33% लोग ये कहते हैं कि हां, सिर्फ जनसंख्या ही आधार बन सकता है, यानी जिसकी जनसंख्या ज्यादा वहां पर ज्यादा सीटें हो सकती है, जिस तरीके से बदलाव की अपेक्षा की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण भी आधार बने, यानी दक्षिण के राज्य जहां पर जनसंख्या पर नियंत्रण कराया गया था, जिसके वजह से वहां पर सीटें नहीं बढ़ पा रही है। सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण के राज्यों से। 40% लोग, 40% लोग ये समझते हैं कि हां, जनसंख्या नियंत्रण को भी कहीं ना कहीं आधार बनाना चाहिए। कोई एक 50% से नहीं चलेगा। जनसंख्या को नियंत्रण किया, उसका भी फायदा उन राज्यों को मिलना चाहिए। और मौजूदा बंटवारा जारी रहे। करीब 9% लोगों को लगता है कि मौजूदा बंटवारा जारी रहे आज की स्थिति में। और दिलचस्प सवाल जो अगला आपके सामने हम लोग रखने वाले, जो हमने जनता से पूछा, वो है महिला आरक्षण लागू होने का। अब देखिए, देश में इंतजार है। अब बात क्या हुई कि परिसीमन करेंगे, 700 पार सीटें जाएंगी, फिर उसमें 33% देखेंगे। तो परिसीमन से जोड़े बिना क्या महिला आरक्षण लागू हो? ओवरराइडिंग 47% कह रहे हैं कि हाँ भाई, अभी 543 सीटें जो हैं, इसमें 33% आरक्षण आप शुरू कीजिए। 2023 का जो हुआ है उसी में शुरू कर दीजिए। इंतजार करेंगे, डिलिमिटेशन से उसको लिंक कर रहे हैं और तरह तरह की बहानेबाजी हो रही है, उसको बंद कीजिए। आप अभी जो नंबर है उस पर आप कीजिए, अगर ईमानदार आप चाहते हैं, कोशिश हो इस देश में प्रतिनिधित्व का। भाई 700 पहले केक इतना बड़ा करेंगे, तब उसमें से 33% आपको काट के देंगे। अब भाई अभी जितना बड़ा केक है उसी में काट के शुरू कर दीजिए ना। टिकट तो आप लोग देने से रहे अपनी अपनी पार्टियों में 33%। तो जनता की राय सुनिए, जनता की राय साफ है। परिसीमन से जोड़े बिना महिला आरक्षण लागू हो, 47%। और 22% कह रहे हैं नहीं, मुझे लगता है इसमें पुरुष ज्यादा होंगे। नहीं, क्यों? ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई, पुरुष भी हो सकते हैं 47% में महिला आरक्षण लागू कराने के पक्ष में। तो लेकिन उसका जिसका जिक्र है, इसके पहले अभय दुबे भी कर रहे थे। लेकिन ये बात, अभय दुबे जी, आप तो संतुष्ट होंगे ना? 47% कहते हैं, अभी तो आपको सर्वे अच्छा लग रहा होगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, धीरे धीरे 12वां सवाल पूछा गया था, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असर केंद्र और राज्य सरकारों पर क्या नकारात्मक असर हुआ है? क्या सवाल यह था, किस पर नकारात्मक असर हुआ है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर 47% लोगों ने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नकारात्मक असर हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ केंद्र सरकार पर असर हुआ है कहने वाले 8% थे, सिर्फ राज्य सरकार पर असर हुआ है कहने वाले 7% थे। लेकिन प्रदीप भंडारी, आंकड़े जोड़ लीजिएगा, 47,
+8% +7%, करीब 60% से ज्यादा लोगों को लगता है कि हां, सरकार की छवि पर असर हुआ है। असर नहीं है, केवल एक स्थानीय मुद्दा है, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया, खत्म हो गई ये बात। सिर्फ 20% लोगों को लगता है कि ये बात। तो तमाम बड़े मुद्दे जो सीधा सीधा इस सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उससे जुड़े हुए हैं, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा, ऐसी जो बड़ी बातें वो हमने की। एक और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है या फिर सरकार की सोच है वो है एक देश एक चुनाव का को लेकर क्या समर्थन करते हैं। तो ये 70% इस देश की जनता ये कहती है कि हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ 24% लोग नहीं कहते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है जिस पर कांग्रेस पार्टी को भी अपनी कान लगाने चाहिए। अभय दुबे जी, जैसे उनको डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण पर, वैसे आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जनता भी नहीं चाहती है कि देश में हमेशा कहीं ना कहीं बस चुनाव ही लगा रहे। सब चुनाव में ही लगे हुए हैं, बस बयानबाजियां हो रही हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। यानी चिदंबरम जो कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, मैं नहीं मानूंगा, वो नहीं चलेगा। जनता की राय कुछ और है। कह रही है कि 70% लोग कह रहे हैं कि भाई आप 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूर कीजिए। तो एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वाले ओवरराइडिंग है, सीधा सीधा। और सबसे आखिरी में, अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छा कौन है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। नरेंद्र मोदी अभी भी 49% पर सबसे आगे हैं। राहुल गांधी नंबर 2 पर 27% पर है। और नए एंट्रेंट अगर हम देखें, सी जोसेफ विजय यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 9% पर उनकी एंट्री यहां पर हुई है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा वोट जाहिर सी बात है कि उन्हें दक्षिण में मिले हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी भारी संख्या में विजय का समर्थन वहां पर हुआ है। सबसे कम वोट जाहिर सी बात है कि उत्तरी राज्यों में विजय को मिले। लेकिन नए एंट्रेंट, हो सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जो दक्षिण से समर्थन मिलता है वो इस बार विजय अपने साथ लेकर गए। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछली बार से राहुल गांधी अपनी लोकप्रियता बरकरार रख रहे हैं, लेकिन इजाफा नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि सारा का सारा फायदा इस स्थिति का विजय को मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक संकेत है कि एक नए ऑप्शन जो मिल रहे हैं उसकी तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो ये दुबे जी आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। एक एक करके अब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अगर आज बनती है सरकार तो एक बार फिर से आपकी सरकार बनेगी अगर चुनाव होते हैं, प्रदीप भंडारी जी। लेकिन गिरावट है जेनजी के या फिर जंतर मंतर का जो भी आंदोलन रहा, उसका एक असर साफ दिखता है। और आपकी पार्टी के लिए कोर्स करेक्शन का समय है। क्या मैं गलत नहीं, सही नहीं कह रही हूं? देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी हमेशा फीडबैक लेती है और कांग्रेस पार्टी जैसे घमंडी पार्टी नहीं है। जनता जैसा कहती है उसको स्वीकारते हैं, भले हमारे पक्ष में हो या विरोध में हो। बात करें गवर्नेंस की, गवर्नेंस से कंटिन्यूटी का प्रोसेस होता है। आप 10 चीजें अच्छी करते हैं, 3 चीजों का फीडबैक लेते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं। और इसीलिए हम 2014, 19, 24 और 29 के अंदर भी आएंगे, क्योंकि हमारे लिए भगवान जनता है। पर मैं छोटी छोटी बात करूंगा। आपके पूरे सर्वे का कल्मिनेशन क्या है? आपके सर्वे का कल्मिनेशन है कि जब भी एक नेशनल इलेक्शन होता है, लोग नेता को चुनते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, और उसमें 49% ओवर आर्चिंग कह रहे हैं कि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी चॉइस है। मतलब ये स्पष्ट है कि जितना भी इश्यूज है, इश्यूज में भी लोगों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। राहुल गांधी का क्रेडिबिलिटी क्वोशेंट 100 चुनावों में 100 बार रीलॉन्च करने के बाद भी इंप्रूव नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी वही रट के बोल रही जो 2014 के अंदर बोल रही थी। अब बात करते हैं राम मंदिर पे। बिल्कुल आपने कहा कि इसकी चीज है, पर अगर उसका फॉलो अप आप पूछेंगी क्या इसके कारण आप कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे, मेरा ग्राउंड का फीडबैक कहता है लोग ये नहीं कहेंगे कि हम वोट ट्रांसफर करेंगे, दुखी होंगे। यूपी में गेन हो रहा है इंडिया को, इंडिया गठबंधन को ही गेन हो रहा है, 5 का सिर्फ गेन हो रहा है। लेकिन अभय दुबे जी, 12 साल की सरकार और उनके खिलाफ अगर नाराजगी दिखती भी है तो इस हद तक नहीं दिखती है कि उखाड़ फेंक के और भाई अब तो राहुल गांधी को पीएम ही बना दे। ऐसा क्यों हो रहा है? साधुवाद आपको की नाराजगी कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है। अब हमारी चर्चा में भी 4 प्रमुख मुद्दे आपने कहे। पहला कहा राजनीतिक स्थिरता पर मोदी जी को विश्वास कर रहे हैं। दूसरा ही सवाल था कि क्या दल बदल कानून सख्त होना चाहिए, तो उन्होंने 65% लोगों ने कहा हाँ। मतलब राजनीतिक स्थिरता पर देश के नागरिकों ने सवाल खड़ा कर दिए कि कैसे एक एक राजनीतिक दल के 20-20 सांसद प्रधानमंत्री खरीद कर ले जाए। सब अच्छा लगा, सुनिए ना, अच्छा नहीं, ये सर्वे है, ये जनता बता रही है, हम लोग नहीं बता रहे हैं। मैं आपके थोड़े से जो 1,16,000 लोग हैं उनसे लड़िए। नहीं, मैं देखिए, अब आपने पूरी प्रतिबद्धता से सर्वे किया, मैं सर्वे की आंतरिक बातें आपको बता रहा हूं। आपने बात की महिला आरक्षण की।
महिला आरक्षण में 47% सहमत है कि आप करिए, यही तो हम कह रहे थे। 2023 में आपने नोटिफिकेशन कर दिया, उसकी जो राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, मूल अधिसूचना आपने 26 अप्रैल में जारी की। क्यों? क्योंकि आपके मन में पाप था, आपका महिला आरक्षण मुद्दा नहीं था। जो आपने कहा साहिल जी की 22% सहमत नहीं, अंजना जी कह रही थी कि वो पुरुष होंगे, उन पुरुषों में आदित्यनाथ जी जैसे लोग हैं जिन्होंने महिला आरक्षण कानून कांग्रेस लाई थी। तो क्या कहा जाए, इस पर सीधा जवाब दीजिए आप। एक सेकंड, आदित्यनाथ जी ने कह रहे हैं महिला आरक्षण क्यों नहीं कर रहे, मुझे बोलने दीजिए, पे क्यों टाल रहे हैं? अरे सुनिए ना, इस पर घिरेंगे ना, जवाब एक सेकंड, एक मिनट उनसे लीजिएगा। नहीं अंजना जी प्लीज, अंजना जी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, देश को पता तो लगे। आदित्यनाथ जी ने कहा कि महिला को स्वतंत्र छोड़ दिया तो उसकी शक्ति विनाशकारी होगी। उन्होंने कहा कि मैं असहमत हूं महिला आरक्षण कानून से, और महिला आरक्षण कानून पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पंचायत चुनाव में आरक्षण लेकर आई थी उसकी जांच करो कि उसमें कितने परिवार नष्ट हो गए। आपने डिलिमिटेशन की बात की, फैमिली के अंदर स्मैश द पेट्रियार्की की बात नहीं कर पाते राहुल गांधी, इसीलिए ये अपरिपक्व लोग बीच में बोलने लगते हैं। आप थोड़ी आदित्यनाथ जी का तो इंटरव्यू दिया भाई बोले, पूरा कीजिए फिर वो बोलेंगे। जल्दी से जल्दी, लास्ट लाइन। अब एक देश एक चुनाव, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, अभी जो हुआ है, बंगाल की बात आई कि 80,000 से अधिक लोगों का जो याचिका थी वो सेटल हुई, तो 75,000 वोट जुड़ गए। तो ये इनको मताधिकार मिल नहीं रहा है, ये ज्ञानादेश ले रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं, ये सांसद चुरा रहे हैं, ये विधायक चुरा रहे हैं, ये आपके वोट चुरा रहे हैं, ये बेनकाब हो गए। प्रधानमंत्री जी लोकप्रियता पेलेट गन मारने से बढ़ गई क्या? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चीनी महंगी करने से बढ़ गई क्या? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 17 करोड़ इथेनॉल से गाड़ी बिगाड़ने पे बढ़ गई क्या? मिस्टर भंडारी अब हमें बताएंगे, जब देश की जनता ये कह रही है, 47% लोग कह रहे हैं कि मौजूदा नंबर में ही महिला आरक्षण दीजिए, तो भंडारी जी अब हमें बताएंगे कि वो इससे क्यों बच रहे हैं। देखिए अंजना जी, 2023 का जो कानून था उसके अंदर ही ये था कि जब पूरा का पूरा डिलिमिटेशन होगा उसके साथ में होगा, ये उस कानून जो कांग्रेस के साथ में पास किया। बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में बिल्कुल इमेच्योर मत एक्ट करिए प्लीज। पॉइंट नंबर 2 ये कि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने यही झुंझुना दिया था, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने महिला रिजर्वेशन बिल नहीं लागू करने दिया। उन्होंने बोला करंट सीट के अंदर कांग्रेस के जितने पुरुष सांसद हैं, एक पुरुष सांसद अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों इंतजार करना है? क्यों इंतजार करना है? नहीं देंगे, करा दीजिएगा। आपने बिल लागू किया हुआ है, 2011 का सेंसस आपके पास पहले से है, मंत्री जी ने करा दीजिए। 2011 के सेंसस पे चीज हो रही है भैया, पर ये क्यों नहीं जो 2023 नहीं, 2023 का जो कानून पास हुआ उस कानून के अंदर डिलिमिटेशन, और वो हमने 2023 तो 80 से अधिक सांसद महिला, ये लोग पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। 70 सालों तक महिला रिजर्वेशन इसीलिए नहीं पास। कितने कानून आपने पास करा लिए, बस इसी में अटका मामला। कांग्रेस पार्टी नेहरू जी पंडित नेहरू भाई, अरे मैं तुम्हें ऐसे पंडित नेहरू का नाम लीजिए। कानून की बात है, ये रहे कांग्रेस पार्टी। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। महिला आरक्षण का अभी मौजूदा 543 में लागू करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि 2023 का जो कानून पास हुआ है संसद से, उसमें यह है कि डिलिमिटेशन के बाद ही, तो अगर आप अमेंडमेंट ला दीजिएगा, बदलाव कर दीजिए। 2023 में कांग्रेस पार्टी इसके पहले कभी किसी राजनीतिक दल ने नहीं जोड़ा। जब पीछे से पार्लियामेंट में बैठता है तो विरोध करने की ऐसा मत करो, जनता साफ कह रही है, जनता साफ कह रही है, महिला रिजर्वेशन 47% जनता कह रही है, परिसीमन का इंतजार मत करिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2023 में जो उसने अमेंडमेंट किया गलत है। ये 70 सालों तक कांग्रेस ने झुला दिया। मुलायम सिंह अगर आप चाह लेंगे तो कर लेंगे। पूरे लोगों ने महिलाओं को झुंझुना दिया, और इसी चक्कर के अंदर जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, भंडारी जी, अरे भंडारी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं, बताइए क्या दिक्कत है? सुनिए ना, संशोधन करिए, कानून लाइए। अगर ये नहीं करेंगे सपोर्ट एक्सपोज होंगे, तो एक्सपोज होंगे। हमने 2023 में खुला समर्थन मोदी जी को, हमको लगा था कि वो ले आएंगे, मैं बताता हूँ। लेकिन 2023 में इन्होंने अगर इम्प्लीमेंट कर देते कि महिला रिजर्वेशन टेम्पररी हो, 33% महिला एडिशनल होती है हमारी लोकसभा। जब डिलिमिटेशन होगा तो जिन सीट्स के ऊपर महिला रिजर्वेशन अगर आप 543 के अंदर कर दोगे, तो जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, यही कांग्रेस के लोग बोलेंगे, क्यों बोलेंगे भाई, को मत छोड़ो। अरे हम तो आएंगे सरकार में, सीट को मत छोड़ो। अरे तुमको बोले दीजिए भंडारी जी, यही चीज महिलाओं का रिजर्वेशन परमानेंट है। कांग्रेस चाहती है टेम्पररी फिनोमिना हो, इसीलिए 543 पे लागू करना चाहती है।
आती है। क्या परमानेंट तब होगा 20 जब साल डिलिमिटेशन के साथ भंडारी होगा, जी। जिससे कांग्रेस का कोई नेता महिलाओं का आरक्षण नहीं छीन सके। ये अच्छा, कोई 10 सेकंड कोई में ये जो होगा। सीटें है ना, किसी का फीफडम नहीं है। किसी का फीफडम तो नहीं है। हाँ, तो राहुल को फिर करिए समझाइए ना आप। 543 में। पहले खाना इतना बड़ा केक करेंगे, केक इतना सा है उसमें से नहीं देंगे, पहले केक इतना बड़ा करेंगे तब काट के देंगे। ये सब तो मतलब गलत एक बात तरफ- है। एक तरफ यही पुरुषों की वजह से हुआ है। बिगेस्ट टेक अवे इस सर्वे का आपकी नजर में 3 बड़ी बातें। जो मैंने पहले ही कहा था कि देश में डिसकंटेंट है इस गवर्नमेंट को लेके, और गवर्नमेंट के जो डिलीवरेंस है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के 12 साल हो गए हैं। लेकिन एक बात हमें कंपैरेटिव वे में देखना चाहिए कि इस समय हम मोदी के जो रेटिंग्स है 54 से 48 में आ गए, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। अगर हम 2014 पे चले गए तो उस समय का यूपीए गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह के रेटिंग्स देखे तो मनमोहन सिंह को जो आउटस्टैंडिंग या गुड रेटिंग मिला था वो था, जहाँ तक मुझे याद है, 26%। और उसके मुकाबले मोदी और का यूपीए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी का 10 रेटिंग साल अभी का 45% के ऊपर। बहुत ऊपर है, लगभग 50 के पास है। लेकिन जो मुझे जेनजी हो या आम लोगों के जो रेस्पोंडेंट से मुझे जो लगा ये है कि इस गवर्नमेंट के जितने भी वादे थे सब सुन लिया, और बहुत सारे वादों में डिलीवरेंस हुआ भी है। लेकिन आगे जाके करने की जरूरत है। लोगों में इंपेशंस बढ़ रहे, हो गए, आपको दे दिया हमने 10 साल 12 साल, क्योंकि उन्होंने इन्हीं की सरकार देखी है। इन्हीं की सरकार देखी। लेकिन कोर पॉइंट ये है, जिन मुद्दों पे बीजेपी चलते हैं, जो कोर बीजेपी के पॉइंट्स है, जैसे यूसीसी है, वन नेशन वन पोल है, या इलीगल इमिग्रेशन के उसको इशू है, भरपूर जिसपे हमने सपोर्ट है। इनके बारे में सपोर्ट है, और ये बीजेपी की खुशकिस्मती है। लेकिन जो ऑपोजिशन है उन्होंने मुद्दा बहुत उठाए, और जो कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है, मार्जिनल फायदा हुआ है। क्योंकि जो 99 से 106 हो गए, टीएमसी हो गए, डीएमके हो गए। यही बात जो अंजना पूछ रही थी, जिसका जवाब आपने बिल्कुल नहीं दिया, तब आप सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अभी आप बिना सवाल उठाए जवाब दीजिएगा। मुद्दा अटकता है नेतृत्व को लेकर। जब नेता की बात होती है तब बीजेपी खींच लेती है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि नेता को लेकर कुछ करने की जरूरत है आज की स्थिति में? साहिल जी, सारे आपके पास तो थाली परोस के मिल रही है, मुद्दे तैयार मिल रहे हैं, गुस्सा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, नेता पे बात अटक रही है। समाज में, सोसाइटी में हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा भय व्याप्त है, मुखरता से बोल नहीं रहे सरकार के खिलाफ। इसका आशय नहीं कि सरकार के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी के लिए आप किसी शख्स से पूरे हिंदुस्तान में बात कर लो, वो कहते हैं बहुत निर्भीक नेता है, बहुत ईमानदार नेता है, बहुत विजनरी लीडर। इधर दिखता क्यों नहीं है? दिखेगा इसलिए नहीं, गुस्सा सुनिए दिखता ना, है, सब कुछ साहिल जी, दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है कि डरे हुए हैं। ये घर जाकर डराते और माफी मंगवाते कमाल की बात कर रहे हैं। मतलब ये इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो घर जाकर लोगों से माफी मंगवाते और खुद पैलेट गन चलवाते हैं और कहते हैं हमने माफ कर दिया। ये देश नंबर। देख रहा है, ये देश देख रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि सोशल मीडिया से आप चुनाव जीत लेंगे। नहीं, हम तो सोशल वेलफेयर से, सोशल इंगेजमेंट से हम चुनाव जीतेंगे, और वो कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ये समाज का एक वर्ग ऐसा नहीं जिसको राहुल गांधी जी ने अप्रोच नहीं किया। आपको नहीं लगता कांग्रेस में भी लड़कियों लड़ सकती होना चाहिए? राहुल गांधी ने तो कहा है कि आप देखिए, राहुल गांधी जी कोई इनकी तरह मुखौटा लगा कर घर में तो कर ही घर में कर लीजिए। अंजना जी, सब होगा। ये नंबर देखिए, इनसे पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी में एक बता दीजिए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो हमारी 5 अरे भैया, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति महिला पहली हमने दी, प्रधानमंत्री पहली महिला दी, राज्यपाल महिलाओं की बात कर रहे थे ना, और ये नंबर है। अगर कैमरा पर्सन आपका दिखाना चाहेगा, जरा दिखाओ भैया, जूम इन करके तुम व्हाइट फ्रेम बनाए क्या? कर्नाटका में जीरो बना है, जीरो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया कर्नाटका कैबिनेट में। हिमाचल प्रदेश में जीरो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने। तमिलनाडु में जीरो को रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये है कांग्रेस पार्टी, में पेट्रोल डालकर काम इनने कुछ नहीं किया। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी को लोग बैटमैन समझ ले, जोकर समझ ले, जननायक समझ ले, धरना नायक समझ ले, पर नेता कोई नहीं समझ रहा है। नेता सिर्फ नेता किसको समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। यही सच्चाई है। आप हर दिन नेक चेंज करते जाओ। अरे विकृति है का परिवार चेंज कर दो, विकृति आ गई तुम लोगों की मानसिकता में। बैटमैन बन जाओ, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल सकते टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर, बन जाओ, वो जो स्क्रिप्टेड है सिर्फ वही बोलते हैं। आपको प्रधानमंत्री अब स्वाभाविक कौशिक, ये देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जो मैंने बात रखी कि मुद्दे परोस के मिल रहे हैं, नेता पर बात अटक रही है, क्या ये हम मानना चाहिए हमें, जो सर्वे दिखा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि मोदी के रेटिंग अगर गिर रहे हैं तो उतने प्रोपोर्शन में राहुल गांधी के रेटिंग बढ़ नहीं रहे, वो स्टैटिक उसी जगह पे है, 27-26 के आसपास है। लेकिन नए नेता उभर के आ रहे हैं। अगर लोग डिसइल्यूजन है इस गवर्नमेंट के साथ, तो शायद पूरे सिस्टम के साथ ही डिसइल्यूजन है।
है कि जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल Political लीडरशिप है, जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल, तो लोग ढूंढ रहे हैं नए लीडर। 2012-13 में आए थे अरविंद केजरीवाल, वो भी वैसा ही निकला। तो अब क्योंकि विजय की एंट्री जो हुआ है वो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है, और जैसे आपने नॉर्थ और ईस्ट की एक बात बार कहा, में ही आप 9% के साथ, मुझे सीधा नहीं लगता 9.2% किसी की एंट्री सिर्फ आज अगर तक हुई ये होगी। कहेंगे कि सिर्फ साउथ से आए, ऐसा नहीं है। बाकी जगहों पे भी वेस्ट से भी आया है, नॉर्थ ईस्ट से भी आया है। नॉर्थ में थोड़ा कम है, ये लेकिन नॉर्थ में मोदी जी का दबदबा सबसे ज्यादा है। वोटर प्लान एक कर point- रहा है राहुल गांधी को सर मैं अरे अभी हरियाणा छोड़िए, अभी 4 सवाल पर तो ताली बजा रहे थे। स्ट्रेटेजी कमाल है अभय दुबे। राहुल गांधी को अंडरमाइन करे क्योंकि मोदी के सामने राहुल देखिए एक मिनट, एक आपके फायदे की एक डेटा पॉइंट बोल देता हूँ। आपने सुनिए, हमारा नहीं देश के फायदे की बात, हमारे दुबे फायदे जी, की बात। ठीक है, देश के दुबे फायदे जी, के लिए दुबे एक डेटा जी। पॉइंट बता देता हूँ बस जो कि राहुल पसंद गांधी आएगा को वही सबसे अच्छा। ज्यादा पसंद नहीं, जो सच है मैं दुबे जी, राहुल दुबे गांधी जी। सच्चाई है देखिए, भाई, इसके झूठ पहले की पूंजी सच्चाई है। ये तो आप- ये देश के युवा ने आप आपके करो। आपको सुन के अच्छा लगेगा। राहुल गांधी को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट आया है, साहिल जी, साउथ से नहीं आए हैं। कहाँ से आए पता है? कहाँ? वेस्ट से, और वेस्ट में गुजरात भी है, गुजरात भी है, वही बात है, इंटरेस्टिंग बात महाराष्ट्र है। भी है। दुबे जी को ये बात पसंद आई, दुबे जी शांत हो गए। मुस्कुराए हैं। वो तो हमें सच्चाई तो पता अच्छा, है इनसे ये तो अंजना जी। गारंटी और- दे दी कि ईवीएम को ब्लेम नहीं देश करेंगे के ये। चप्पे चप्पे क्या और आज ईवीएम नहीं, ज्ञानेश कुमार। नहीं, क्या काम और करो आज जरा, मुझे गारंटी और ले लो आज इनसे मुझे एक बात कि और अगर पता जैसे चला। भी अगर पर आप एसआईआर को तो जनता सही ठहरा रही है Support कर रही दुबे है। जी। और अंजना कह रही है, SIR बोगस तो वोटर्स कह को रहे बाहर हैं, निकालो। बोगस वोटर्स जो वोटर्स को भरे बाहर हुए थे उनको निकालो। निकालो। क्या बात कर रही हैं आप? 70 अगर आपका 80-90% दिखा लोग दीजिए एक रिटेन बार कर SIR गए, SIR अगर करेंगे। बंगाल में कितनी बड़ी बात है। अगर मतलब ये 80,000 घुसपैठियों का भी समर्थन अपील में कर से रहे हैं। 75,000 को रिकंसिडर कर देश लिया। की जनता देख रही ये है क्या- कि कितना अभय जी- बड़ा ब्लंडर है। अंजना जी, एक बात मुझे समझ में आ गया कि कांग्रेस कभी भी किसी भी बात पे एक स्टैंड नहीं ले पाते, कंसिस्टेंट स्टैंड। क्योंकि अभय जी थोड़ी देर पहले डिस्कार्ड कर रहे थे, बीच में सर्वे को नहीं, अपना लिया, आपके सर्वे फिर को तो शुरू से डिस्कार्ड कर देखिए, दिया। नहीं, मेरी बात नहीं, बीच सी में तो वोटर आपने में- अपना लिया था। मैं आगे नहीं जाना चाहता नहीं, नहीं, किसका अभय है जी, सी वोटर। अगर मैं अभय उस जी, पर ऐसा बात थोड़ी हो करने सकता है लगूंगा कि तो एक बोल थाली के अंदर समझा। आप रोटी कहें कि उस थाली नहीं, की नहीं, अच्छी है, दाल अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी है। भाई देखिए, मानो तो पूरा देखिए, मानो। भंडारी आपको जी, दिक्कत इस बात ये- की है कि ये जनता सब ये कह कहाँ रही है से कि राहुल अभय गांधी दुबे जी, स्वीकार हो रहे हैं। अच्छा, एक बंका बहुत हो तो इंटरेस्टिंग अच्छा। चीज है, एक और अच्छी चीज हुई थी इस दौरान, जो 6 महीने की मैं बात करी थी। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, फिर ये छात्रों का आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर हुआ, रांची में हुआ, झारखंड में, पटना में, बिहार में, कई जगहों पर हुआ, वो सब आपने देखा। लेकिन इस बीच नितिन नवीन इनके अध्यक्ष बने और बांकीपुर की सीट पर जीत गए प्रशांत किशोर। तो ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प। और कौशिक, जो आप कह रहे थे पहले, प्रशांत किशोर से ये पूछा गया कि आपने तो कई नेताओं के साथ काम किया है, आपने मोदी के साथ काम किया, आपने राहुल गांधी के साथ काम किया, यूपी में जो खाट पर चर्चा एक शुरू हुआ था कार्यक्रम कई लोगों से, आपको फर्क क्या दिखा? तो जो आपने बात कही ना, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी दे टेक डिसीजंस इमीडिएटली, वो फैसले लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी Course में correction. बहुत सारा जो इफ्स एंड बट्स है वो लगा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी आगे रहती है कई बार कांग्रेस से, क्योंकि वो कोर्स करेक्शन में विश्वास रखते हैं। उनको जिस तरह का फीडबैक मिलता है वो तरीके, अब 3 कृषि कानून पे उनको लगा कि भाई हम तो फंस गए, तो उन्होंने वो कानून जनता के दबाव में वापस दिया। आपको याद होगा, यहीं पर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन उसको फिर स्थिति को समझते हुए लिया। लेकिन पीके का ये कहना था, मेरा नहीं कहना है दुबे जी, बुरा मत मानिएगा, पीके का ये कहना था कि चूंकि वो पार्टी नेतृत्व के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि डिसीजंस जो है ना, वो आपकी पार्टी में बड़ा कंफ्यूजन में रहती है, आपको अंजना याद होगा, खींची जाती है। अंजना जी देखिए, यहाँ नितिन नवीन चुनाव हारे हैं। मैं पीके को उसका क्रेडिट, ठीक है वो चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन नितिन नवीन 2 बार उम्मीदवार बदले इन लोगों ने, जानते हैं मुझे आप पता कितने था डरे नहीं हुए थे। पकड़िएगा, वो मैं और नहीं आप पकड़िएगा। वोट नितिन नवीन जी परसेंटेज के अंदर में देखिए, हमने बंगाल कांग्रेस जीता है। नियोजित रूप नितिन से नवीन जी वोट के अंदर में ही हम परसेंटेज लोगों ने बंगाल 34। जीता है। प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्डेड है। देश के लोगों ये देखिए, भारतीय जनता इनको पार्टी का राजनीतिक राष्ट्रीय सम- यही राजनीतिक समझ के कारण 34% वोट होते यही राजनीतिक समझ के कारण ये कांग्रेस conspiracy पार्टी कर रहे हैं डेमोक्रेसी यही के साथ। राजनीतिक समझ के उसको कारण समझने कांग्रेस की पार्टी आवश्यकता पीछे। है। भाई नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में हम बंगाल जीते ये- हैं, और इसीलिए आप ये नहीं समझते AK-47 लोकल और नेशनल जो के बीच में चलाएगा फर्क। बिहार अरे में- नितिन नवीन जी तो वहां प्रचार के लिए गए थे प्रचार ना, तो सब नेता फिर करने भी वो गए सीट थे। आप हारे। नहीं, वो तो हम लोकल कारण की वजह से हारे, जिसकी हमने समीक्षा लोकल करी कारण है, क्या होता है? और उसको हम लोग बेहतर करेंगे। हम AK-47 देखेंगे उम्मीदवार को क्यों नहीं लोकल इज ग्लोबल, लोकल इज ग्लोबल। ये तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चलिए लोकल ठीक है, ग्लोबल, नंबर्स इसीलिए बहुत मोदी जी दिलचस्प है। इसी के 2029 साथ आ इस रहे शो हैं। का अंत करने का समय आ गया है। देश का मिजाज अगर आज हो चुनाव, तो इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी की बनती हुई दिख रही है सरकार, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है। और जनवरी के मुकाबले वो लगभग 25 सीटों से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन वो अभी भी लोकसभा चुनाव 2026 के अपने 240 के आंकड़े से ऊपर 261 पर है।
और दूसरी तरफ विपक्ष के इसमें नजर डालें तो मार्जिनल बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी को होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी देश के सबसे बड़े मुद्दे, ये बुनियादी मुद्दे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं और जेन ज़ी आज की तारीख में अलग तरीके से सोचने को तैयार है। सबसे बड़ा टेक अवे इस देश के मिजाज का, मूड ऑफ द नेशन का हम ले सकते हैं। बेरोजगारी और परीक्षाएं अच्छे से हो, साफ सुथरी, ये प्राथमिकता वो बार बार याद दिला रहे हैं। इसी के साथ देश का मिजाज में हम सबके साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।